अध्याय 91 जादुई जानवर शहर पर हमला कर रहे हैं। अलर्ट विभिन्न स्तरों में विभाजित थे। पहला स्तर नारंगी था। 2 साल पहले बो सिटी ने नारंगी अलर्ट जारी किया था। उस समय पहाड़ के पीछे से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। उस समय सुरक्षा सीमाओं के आसपास कम से कम 300 जादुई जानवर बिखरे हुए थे। आज 2 अलग अलग चमकती हुई रोशनियां देखी गईं। इसका मतलब था ब्लू अलर्ट। जब यह अलर्ट जारी हुआ तो इसका मतलब था कि शहर में कोई छिपा हुआ खतरा और संकट है। उस समय बॉस जानकोंग ने नारंगी अलर्ट को तुरंत हल कर दिया था। हालांकि आज नीला अलर्ट आने का मतलब था कि सुरक्षा सीमाओं के आसपास कम से कम कुछ हजार जादुई जानवर घूम रहे थे। हे भगवान, बो सिटी ने पिछले 10 वर्षों से ब्लू अलर्ट जारी नहीं किया था। एक झंझनाहट की आवाज उठी। जब सभी को लगा कि यह मजाक है, तभी वान डुआनफेंग की जेब में रखा फोन बजने लगा। सैकड़ों बैटल मैच के चेहरों पर बारिश की फुहारें बरस रही थीं, जिससे उनके चेहरे पर स्तब्धता के भाव उभर रहे थे। बारिश की आवाज और कमांडर वान डुआनफेंग के मोबाइल रिंगटोन के अलावा आसपास का माहौल एकदम शांत था। वान डुआनफेंग ने बहती बारिश के बीच से अपना मोबाइल निकाला और कानों से लगाया। हेलो कमांडर वान, हम पर जानवरों के एक समूह ने हमला किया है। हमारा लाइट मैजिशियन मर गया है। अब हम ब्रिलियंट लाइट्स दागना जारी नहीं रख पा रहे हैं। फोन पर स्क्वाड कैप्टन जो जिनकी आवाज आ रही थी। वान डुआनफेंग को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। फोन पकड़े हुए हाथ कांपने लगा। अगर बो सिटी इस आपदा से बच जाती है तो कृपया बॉस जानकोंग से माफी मांगे और पान लिजुन से भी माफी मांगे। जो जिनकी आवाज उदास और कर्कश थी, जिसमें अनिच्छा झलक रही थी। वान डुआनफेंग का चेहरा बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी आंखों में गहरा दुख और गुस्सा था। बीप 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 इतना कहकर उसने फोन रख दिया। बातचीत के दौरान वान डुआनफेंग को जोरदार दहाड़ें सुनाई दी। दहाड़ें मानो उसके कानों के बिल्कुल पास आ रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वान डुआनफेंग ने निराश मन से फोन नीचे रख दिया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मूसलाधार बारिश उसे पीड़ा दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में और भी तलवारें चुभ रही हों। हालांकि उन्होंने फोन रख दिया था, लेकिन वान डुआनफेंग अभी भी अगले ही पल की कल्पना कर पा रहा था जब स्क्वाड कैप्टन जो जिन ने एक दुख भरी चीख निकाली। वो मर चुका था, बिल्कुल मर चुका था। इस बात को वान डुआनफेंग से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था। उस स्थिति में फोन इस्तेमाल करने वाला इंसान जिंदा बच नहीं सकता था। रक्त चेतावनी जारी करो। वान डुआनफेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब उदासी के निशान नहीं थे, बल्कि एक सैनिक की कड़ी मेहनत का संकल्प था। खून की चेतावनी। आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, कैप्टन वान? अपनी पोस्ट पर मौजूद बैटलमेच के चेहरे पर अविश्वास था। बारिश की आहट के नीचे अपनी चौकियों की रखवाली कर रहे बैटलमेच सभी अचंभित थे। उनके लिए दूसरे स्तर का ब्लू अलर्ट पहले से ही एक उथल पुथल था। जहां तक ब्लड अलर्ट की बात है, ये तो एक विपत्ति थी। ब्लड अलर्ट सबसे भयानक आपदा थी। कुछ लोग बिना ब्लड अलर्ट देखे पूरी जिंदगी जी सकते हैं, जबकि जिन लोगों ने ब्लड अलर्ट देखा था वे जिंदगी भर उस साए से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम किस लिए विचलित हो रहे हो? जल्दी करो और वही करो जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है, वान डुआनफेंग ने लगभग दहाड़ते हुए कहा। ये मूर्ख! ब्लड अलर्ट बजने में 1 सेकंड की भी देरी होने से सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। आओ आओ आओ! गर्जन। अचानक पहाड़ के पीछे से लोगों के दिल दहलाने वाली गर्जनाओं की एक श्रृंखला आई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ के पीछे बिजली की एक श्रृंखला गिरी हो, जिससे पूरा पहाड़ कांप उठा। कंपन की आवाज स्टेशन तक पहुंची तो स्टेशन में लगा विशाल पत्थर का अवरोधक भी थोड़ा सा हिल गया। आओ! बारिश के विशाल पर्दे में एक धुंधली आकृति अचानक उभरी। वो एक खड़े देवदार के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर उभरा। बारिश के पानी में राजा जैसा दिखने वाला वो घमंडी और अलग थलग प्राणी साफ तौर पर भेड़िए जैसा शरीर लिए हुए था। फिर भी वह वहीं खड़ा अपनी पीठ को झुकाए हुए था। उसकी भयंकर खोपड़ी पर 3 आंखें एक अतुलनीय रूप से भयानक लाल रोशनी बिखेर रही थी। जादुई जानवर दूर से मानव शहर के इस चेकपॉइंट स्टेशन को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाड़े में बंद भेड़ों को देख रहा हो। तीन आंखों वाला जादुई भेड़िया। बगल में खड़ा एक युवा बैटलमेच कांपती आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसने ये कहा, चीड़ के पेड़ पर गर्व से खड़ा 3 आंखों वाला जादुई भेड़िया अचानक उसकी पीठ पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। वे परछाइयां ऊंचे पेड़ों पर छा गईं और 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए के चारों ओर ऐसे बिखर गई जैसे कोई सैन्य अधिकारी हो। और भी ज्यादा परछाइयां दिखाई देने लगीं। उनकी लाल और क्रूर आंखें धुंधली बारिश में सजे तारों जैसी थीं।
एक नजर पड़ते ही उनके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई और उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई। इतने इतने पहाड़ी पर एक आंख वाले जादुई भेड़ियों के कई झुंड दिखाई देने लगे। वे एक साथ अपने सिर उठाकर बारिश की बौछार वाले आसमान की ओर गरजने लगे। पूरा पहाड़ उनकी आवाजों से गूंज उठा। वे पुकार रहे हैं, वे लगातार अपने साथियों को बुला रहे हैं। एक समनकर्ता जिसने जानवरों की भाषा पर शोध किया था, ने कहा, उसका चेहरा पूरी तरह से स्तब्ध था। हे भगवान, उस जगह पर पहले से ही 300 से ज्यादा एक आंख वाले जादुई भेड़िए मौजूद थे। इतने सारे एक आंख वाले जादुई भेड़िए एक साथ आवाज लगा रहे थे, तो भला और कितने जादुई जानवरों को पुकार रहे होंगे। इस समय स्टेशन की रक्षा करने वाले बैटलमैच को अंततः समझ में आ गया कि उन्होंने रक्त चेतावनी क्यों दी थी। जादुई जानवर हमला कर रहे थे। जादुई जानवरों के कई समूह हमला कर रहे थे। यह एक आपदा थी, एक अप्रत्याशित आपदा। भारी बारिश, जिसके बाद सैकड़ों हजारों जादुई जानवर उन्मत्तता से दौड़ते हुए आ रहे थे। बो सिटी कई सालों से मैजिक वुल्व्स से लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैजिक वुल्व्स अब अपने दिल की प्यास को दबा नहीं पा रहे थे। वे उच्च स्तरीय मैजिक वुल्व्स के आदेश पर इकट्ठा हो रहे थे और फिर बो सिटी की रक्षा पंक्ति पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। पहाड़ पर गहरे हरे रंग की लहरें उठी, जो असंख्य एक आंख वाले जादुई भेड़ियों द्वारा बनाई गई थी। वे बेतहाशा दौड़ रहे थे और चीख रहे थे। छोटा सा स्नोई पीक माउंटेन स्टेशन बुरी तरह कांप रहा था। भारी बारिश के नीचे इंतजार कर रहे इंसानों के प्रति अनगिनत जादुई भेड़ियों की आंखें नफरत और क्रूरता से भरी थीं। उन्होंने सभी जिंदा इंसानों को खा जाने की योजना बनाई थी। इस भयावह आवाज के नीचे जादूगर भी बहुत छोटे लग रहे थे। इस वक्त वे जादुई जानवरों से लड़ने आ रहे थे। कई बैटल मैच के लिए वे एक आंखों वाले जादुई भेड़ियों के समूहों के दौड़ने के दृश्य को कभी नहीं भूल पाएंगे। ओह, यह असंभव है कि वे इसे भूल जाएंगे, क्योंकि आज बहुत से लोग जीवित नहीं बचेंगे। भूमिगत पवित्र झरने के भीतर सड़क से खरीदी गई कमीज पहने एक युवक गंभीरता से बैठा था। उसका चेहरा कभी उत्साहित दिख रहा था और कभी कभी उसकी भौहें सिकुड़ जाती थीं। चाहे पढ़ाई हो या साधना, दोनों ही धीमे और नीरस थे। मो फैन इस बात का गहराई से अनुभव कर चुका था। हालांकि एक जादूगर के रूप में अपने अद्भुत जीवन के लिए वो इस जीवन शैली को सहन करने को तैयार था। मुझे नहीं पता कि कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मैं खुद को एक और भी ऊंचे क्षेत्र के दरवाजे को छूते हुए महसूस कर सकता हूं। मो फैन ने ध्यान करना बंद कर दिया और चिंतन करना शुरू कर दिया। प्राथमिक और मध्यवर्ती स्तर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि जादूगर की आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद स्टारडस्ट एक नेबुला में बदल गया। जिस समय उनका एन अनुभव कार्ड सक्रिय था, मो फैन उन्मत्तता से खेती कर रहा था। उनकी साधना का समय हमेशा दूसरों की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा होता था, और इसके अलावा उन्हें भूमिगत पवित्र झरने से पोषण भी मिलता था। इससे वे लगभग 24 घंटे तक निरंतर ध्यान कर पाते थे। आखिरकार ध्यान ने स्टारडस्ट को एक बड़ा बढ़ावा दिया। मो फैन पिछले कुछ दिनों में अपने मैजिक स्टारडस्ट के परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। शुरू में उच्च स्तरीय जादुई नेबुला उसके लिए एक अजीब और विचित्र चीज थी। हालांकि जब उसका स्टारडस्ट एक कमजोर स्पंदन जैसी चमक के साथ फूट पड़ा, तो मो फैन को लगा कि यह किसी सफलता का संकेत हो सकता है। सामान्यतः स्टारडस्ट बहुत स्थिर था। उसका वर्तमान स्टारडस्ट एक विचित्र प्रकाश आवरण की धुंध से ढका हुआ था जो किसी प्रभामंडल जैसा दिख रहा था। इतने कम समय में ध्यान करने के बाद स्टारडस्ट से एक स्पष्ट प्यास और बेचैनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंडे के भीतर एक नन्हा जीवन हो, जो बाहरी धुंध प्रकाश आवरण को तोड़ने की तीव्र इच्छा रखता हो। स्टारडस्ट से निकलने वाली हर तीव्र चमक खोल के बंधन को तोड़ने की एक कोशिश थी। हर बार जब चमक गहरी होती, तो शायद इसका मतलब होता कि स्टारडस्ट अपनी शक्ति को चार्ज कर रहा था। उसका बिजली तत्व वो पहला तत्व था जो उसने जागृत किया था। इस दौरान मो फैन को ऐसा लगा जैसे बिजली का तारा धूल उसके खोलों को तोड़कर विकसित होने वाला है। यहाँ तक कि तारों में भी कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। अभी भी काफी नहीं है, चलो ध्यान जारी रखते हैं ताकि मैं स्टारडस्ट का विस्तार और बढ़ा सकूं। तभी उन्हें आगे बढ़ने और नेबुला बनने की उम्मीद होगी। मो फैन ने थोड़ी देर आराम किया और उसके मन में अगले लोग पर हमला करने के विचार आने लगे। भिन्न आओ, अचानक उसके आसपास से भयंकर कंपन की आवाज आई। मो फैन, जो ऊर्जा के आवेश में आगे बढ़ने ही वाला था, ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने आसपास की हिलती दीवारों का निरीक्षण किया। ये कैसी परिस्थिति है? भूकंप? मो फैन उठा और बड़े गेट की तरफ कान लगाकर देखने लगा। वो सुनना चाहता था कि बाहर कुछ हुआ है या नहीं। जैसे ही वो सुनने जा रहा था, प्रतिबंधित द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। एक हफ्ता तो बीत ही गया।
कितना जल्दी हो गया। मो फैन दंग रह गया। सीलबंद दरवाजा खुला। दूधिया सफेद वर्दी पहने एक महिला मो फैन की नजर में आई और वह अंदर घुस गई। उसी समय मो फैन ने देखा कि पूरा भूमिगत हॉल खून के लाल निशानों से ढका हुआ था। पहरेदार इधर उधर पड़े थे, उनके शरीर कई टुकड़ों में फटे हुए थे, खून के थक्के और अंग सब खून के कुंडों में मिल गए थे। ये देखकर मो फैन का पूरा अस्तित्व स्तब्ध रह गया। लाशें, कितनी लाशें हैं। भूमिगत पवित्र झरने के इन रक्षकों के साथ क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि वे इतने दुखी हो गए? कैप्टन लियांग, वर्दीधारी युवती चिल्लाई। जैसे ही उसने चिल्लाना खत्म किया, मो फैन ने दूसरी तरफ हलचल देखी। मध्यवर्ती जादूगर लियांग वेचन को रेत के बोरे की तरह भूमिगत हॉल के एक खंभे की ओर जोर से फेंका गया। खंभा सीधे दो टुकड़ों में टूट गया। सौभाग्य से लियांग वेचन के शरीर पर जल अवरोधक की एक परत थी जो उसे सुरक्षित रखे हुए थी, अन्यथा उस तरह की टक्कर से वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाता। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? ये देखकर मो फैन डर के मारे कांप उठा। दरअसल वहां कुछ ऐसा था जो एक बड़े इंटरमीडिएट जादूगर को रेत के बोरे की तरह उछाल सकता था। मो फैन एक तरफ हट गया ताकि वो पत्थर के दरवाजे से बंद भूमिगत हॉल के दूसरे हिस्से को देख सके। मो फैन का पूरा शरीर सुन्न हो गया क्योंकि वहां सचमुच एक जीव खड़ा था जिसका शरीर एक छोटे ट्रक से भी बड़ा था। इस जीव की गर्दन और सिर तो अलग अलग नहीं थे, लेकिन बड़े चूहे का शरीर बिल्कुल अलग था। यह विशाल आंखों वाले बंदर चूहे से अलग था। इस जीव का शरीर अतुलनीय रूप से भयावह, टेढ़े मेढ़े और अनगिनत खून के निशानों से ढका हुआ था। इससे ये पिकअप के आकार का बड़ा चूहा और भी भयानक लग रहा था। मो फैन 1 साल से हंटर स्क्वाड में था, फिर भी उसने ऐसा शरीर पहले कभी नहीं देखा था। उसने कभी भी खून के धब्बों से भरा विशाल आंखों वाला बंदर चूहा नहीं देखा था। उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो और वो डर के मारे कांप रहा था। यह एक ब्लड मार्क कोलोसल रैट है। मो फैन ने अपनी जादुई जानवर कक्षाओं से सीखा ज्ञान लूट लिया। आखिरकार उसे इस जीव का नाम याद आ ही गया। हे भगवान, पाठ्यपुस्तकों पर रक्त चिन्ह वाला विशालकाय चूहा कुछ हद तक हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन वास्तविक रक्त चिन्ह वाले विशालकाय चूहे का भयंकर रूप अपने आप में एक हमले जैसा लग रहा था। भूमिगत हॉल के अंदर यह चीज क्यों दिखाई दी? क्या सभी गार्ड इस रक्त चिन्ह विशाल चूहे द्वारा मारे गए थे? गुगु गुगु, ब्लड मार्क कोलोसल रैट ने भूमिगत पवित्र झरने से निकलने वाली गंध को सूंघ लिया था और उसकी विशाल लालटेन आंख ने तुरंत मो फैन और गार्डवुमन के स्थान पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उसके तीखे पंजे आसानी से भूमिगत हॉल की पत्थर की ईंटों में धंस गए। ऐसा लग रहा था मानो ये ब्लड मार्क कोलोसला चूहा अपनी शक्ति बढ़ा रहा हो, बिल्कुल किसी पिकअप ट्रक की तरह जो अपने इंजन को तेज कर रहा हो। दरवाजा बंद करो, पत्थर के टुकड़ों से घिरे लियांग वेचन ने गार्डवुमन की ओर चिल्लाकर कहा। लिन युक्सिन ने अपने होंठ काट लिए, लेकिन उसके पास गेट पर जोर से थप्पड़ मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों प्रतिबंध द्वार बंद हो गए। जैसे ही द्वार एक छोटी सी दरार में सिमट गया, मो फैन ब्लड मार्क कोलोसल रैट का पंजा अंदर आते देख घबरा गया। मो फैन अचानक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। बहुत तेज। दरवाजे बंद होने की गति बेहद तेज थी। ब्लड मार्क कोलोसल रैट साफ तौर पर 30 मीटर से ज्यादा दूर था, फिर भी पलक झपकते ही उस पर टूट पड़ा। बूम! पत्थर के द्वार कांप रहे थे। रक्त चिन्ह वाला विशालकाय चूहा स्पष्ट रूप से उनमें टकरा गया था। लिन युक्सिन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उस छात्र की ओर देखा जो अभी भी यहां साधना कर रहा था। क्या हुआ? मो फैन ने पूछा। उसके दिल में एक डर बना हुआ था। पहले वाला दृश्य बहुत डरावना था। अगर वे दरवाजा बंद करने में एक कदम भी पीछे होते तो उनकी जान तुरंत चली जाती। रक्त चिन्ह वाला विशाल चूहा लगभग विकसित हो चुके एक आंख वाले जादुई भेड़िए से कई गुना ज्यादा डरावना था। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई प्राथमिक स्तर का जादूगर लड़ सके। अगर तुम यहां नहीं मरना चाहते तो मेरे साथ आओ। लिन युक्सिन के पास उसे समझाने का समय या धैर्य नहीं था। पूरा बो शहर संकट में डूब गया था। नाले जादुई जानवरों से भर गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे इसकी योजना बना रहे थे और वे सब भूमिगत पवित्र झरने पर बेतहाशा हमला करने लगे। ऊपरी तौर पर सभी जादूगर जादुई जानवरों के आक्रमण से जूझ रहे थे। भूमिगत पवित्र झरने पर अचानक हमला हुआ था, इसलिए उन्हें कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिल रही थी। फिलहाल भूमिगत पवित्र झरने की रक्षा के लिए वे केवल अपने आप पर ही निर्भर थे। हम कैसे निकलें? ये तो असल में एक कोठरी है। मो फैन ने गार्डवुमन की ओर देखा, जो पसीने से तरबतर थी। बस मेरे पीछे आओ। लिन युक्सिन मो फैन के साथ बकबक नहीं करना चाहता था और जल्दी से वेदी की ओर चला गया।
उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपनी उंगली वेदी के किनारे के नीचे फिराई और किनारे के नीचे छिपा एक बटन ढूंढ निकाला। होंठ काटते हुए उसने उसे नीचे दबाया और पीछे से एक गुर्राहट सुनाई दी। बिना ये जाने कि उसने किस प्रकार का बटन दबाया था, मूल रूप से प्रवाहित हो रहा भूमिगत पवित्र झरना अब लगातार एक छोटे से छिद्र में बह रहा था। गुडू गुडू। कुछ ही सेकंड बाद भूमिगत पवित्र झरना पूरी तरह से गायब हो गया। छोटी सी पत्थर की खाई में एक बूंद भी नहीं बची थी। लिन युक्सिन वेदी के शीर्ष पर पहुंचे और चमड़े की चटाई को फाड़ दिया, जो मो फैन के बैठने से अभी भी गर्म थी। चमड़े की चटाई के नीचे रखे बोर्ड को खोला जा सकता था। लिन युक्सिन ने बोर्ड खोला तो अंदर एक नीली बोतल थी। बोतल के अंदर भूमिगत पवित्र झरने का अतुलनीय रूप से साफ पानी दिखाई दे रहा था। मो फैन बहुत उत्सुक था। एक सोडा कैन के आकार की बोतल में इतना सारा अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग कैसे समा सकता है? लिन युक्सिन ने ध्यान से उस बोतल को हटा दिया जिसमें भूमिगत पवित्र झरना था और उस सीधे साधे छात्र की ओर मुड़ी जो अपनी मैजिक हाई परीक्षा देने वाला था। उसने कहा, यह भूमिगत पवित्र झरने के लिए आपातकालीन सुरक्षा योजना है। इस कोठरी में एक और रास्ता है जो तुम्हारे तियान लैंड मैजिक हाई के पिछले पहाड़ तक जाता है। ये स्कूल के पहाड़ के पीछे की ओर जाता है। मिस, क्या आप मुझे पहले यह नहीं बता सकती कि असल में क्या हुआ है? मो फैन ने उत्सुकता से पूछा। बाहर निकलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। पहले मेरे साथ आओ। उनका मकसद बिल्कुल भूमिगत पवित्र झरना है। हम भूमिगत पवित्र झरने को उनके हाथों में नहीं जाने दे सकते। लिन युक्सिन ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। उनका मो फैन और भी उलझन में था। वो नहीं जानता था कि लिन युक्सिन क्या कह रहा था। लिन युक्सिन दीवार के साथ साथ चल रही थी। उसकी उंगलियां पत्थर की दीवार के एक हिस्से में, जो बाकी हिस्सों से अलग नहीं दिख रहा था, किसी पासवर्ड जैसी चीज डाल रही थी। मो फैन ये देखकर दंग रह गया। उसने इस कोठरी में साधना करने में इतनी मेहनत की थी कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि भूमिगत पवित्र झरने के कमरे में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। अचानक एक घिसटने की आवाज के साथ बगल की पत्थर की दीवार खुल गई और एक गहरी काली सुरंग दिखाई दी। वो सचमुच सोच रहा था कि यह सुरंग कहाँ जाती है। ये जगह छोड़ना हमारी प्राथमिकता है। लिन युक्सिन ने कुछ और नहीं कहा और मो फैन को पकड़ लिया और वे उस अंधेरी सुरंग में चले गए। मो फैन को भी एहसास हो गया था कि बाहर बड़ी चीजें हो रही हैं, इसलिए उन्होंने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे अंदर कुछ कदम चले, लिन युक्सिन को अचानक कुछ याद आया। उसकी कुछ तीखी नजरों ने मो फैन की तरफ देखा। ये गुप्त सुरंग जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो। ब्लैक वेटिकन के लोगों का लक्ष्य मुझे ही होना चाहिए। मैं तुम्हें भूमिगत पवित्र झरने को ले जाने दूंगा। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। लिन युक्सिन ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसे खुद असभ्य और जल्दबाजी भरा लगा। हालांकि लिन युक्सिन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ब्लैक वेटिकन यहां पूरी तैयारी के साथ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भूमिगत पवित्र झरने की अच्छी जानकारी हो। अगर भागने की प्रक्रिया में ब्लैक वेटिकन के लोगों से उनकी मुलाकात होती तो उनका मुख्य निशाना निश्चित रूप से वह उप कप्तान होती, जबकि मो फैन, जो एक छात्र है, ब्लैक वेटिकन के लोगों द्वारा निश्चित रूप से उपेक्षित होता। जब तक वे भूमिगत पवित्र झरने की रक्षा करने में सक्षम थे, तब तक आशा बनी रही। क्या मैं आपको ये बताने के लिए कष्ट दे सकता हूं कि क्या हो रहा है? मो फैन थोड़ा अधीर था। जिस तरह से लिन युक्सिन ने अपना मनोबल खो दिया था, उससे ये पता चलता था कि बो सिटी में बड़ा हंगामा हो रहा था। ब्लड अलर्ट। लिन युक्सिन इतने कम समय में इस छात्र को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाए। आखिरकार छात्र कमरे में एकांत में था और बाहरी दुनिया में क्या हो रहा था इससे बिल्कुल अनजान था। रक्त चेतावनी। एक विशाल चट्टान ने मो फैन के दिल पर भयंकर प्रहार किया, जिससे भावनाओं की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। इस दुनिया में आने के बाद मो फैन को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। यह एक सच्चाई थी कि इस जादुई दुनिया में इंसान प्रमुख प्रजाति नहीं थे। शहर के बाहर जादुई जानवर रहते थे, जिनकी संख्या इंसानों से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा थी। जादुई जानवर इंसानों के कब्जे वाले संसाधनों पर भी जासूसी कर रहे थे। कुछ जादुई जानवरों के आदेश पर, जो राजाओं की तरह काम करते थे। जादुई जानवर एक सेना की तरह होते थे और बड़े पैमाने पर मानव शहरों पर हमला करते थे। ऐसे मामले भी हुए हैं जब कुछ कमजोर शहर एक ही रात में गायब हो गए। इस प्रकार दुनिया के 5 महाद्वीपों में सबसे शक्तिशाली जादुई संघों ने शहरों पर इस प्रकार के हमलों को अलर्ट कहा। इसके अलावा उन्हें जादुई जानवरों की संख्या और उनकी शक्तियों के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाएगा। जिस प्रकार तकनीकी दुनिया में प्राकृतिक आपदा की चेतावनियों के अलग अलग स्तर होते थे, उसी प्रकार जादुई जानवरों द्वारा मनुष्यों पर आक्रमण करने वाले संकटों के भी अलग अलग स्तर होते थे।
ऑरेंज अलर्ट, यह अलर्ट का पहला स्तर था। इसका मतलब था कि सुरक्षा सीमाओं के आसपास जादुई जानवर देखे गए थे। उनकी संख्या 300 से ज्यादा थी। 2 साल पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। उस समय भी लोगों में भय व्याप्त था। ब्लू अलर्ट तो और भी भयानक था। बो सिटी के लिए ये खून की बारिश की बदबूदार हवा होगी। कौन जाने कितने जादूगर और नागरिक अपनी जान गंवा देंगे जब जादुई जानवर बेरहमी से हमला करेंगे। लेकिन उच्च स्तर रक्त चेतावनी, ये शहर के लिए विनाश नरसंहार एक महाविपत्ति थी। सीमित संख्या में युद्ध जादूगर जादुई जानवरों के आक्रमण को रोक नहीं पाएंगे। जादुई जानवर शहर पर आक्रमण करेंगे और लोगों का बेतहाशा नरसंहार शुरू कर देंगे। ये सिर्फ कुछ जादुई जानवर नहीं थे जो इधर उधर भाग रहे थे, बल्कि सैकड़ों या हजारों की संख्या में थे। ऐसे कई जादूगर थे जो मुर्गियों की तरह मारे गए। नागरिकों की तो बात ही छोड़िए, जो कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ थे। रक्त चेतावनी, शहर खून की नदी में बदल जाएगा, लाशें हर जगह होंगी। किताबों में लिखे वर्णन और रिकॉर्ड ही लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर देते थे। अब जब सब कुछ सबकी आंखों के सामने हो रहा था, तो भला धरती पर नर्क कैसा होगा। गुप्त सुरंग से गुजरने के बाद मो फैन, जो अभी भी अविश्वास से चकित था, और लिन युक्सिन शहर में पहाड़ के उत्तर की ओर उभरे। भारी बारिश अभी भी जारी थी। वो शहर में अंधेरे और उदास मौसम ने एक निराशाजनक माहौल बना रखा था। दूर से एक ऐसी गर्जना की आवाज आई जो कानों में गूंज रही थी और लोग कांप उठे। एक पल में ही उनके शरीर डर से कांपने लगे। मो फैन ने अपनी नजर उस दिशा में घुमाई जहां से जादुई जानवर की दहाड़ आ रही थी। हे भगवान, वह एक आवासीय क्षेत्र था। भूतल पर बने मकान और पुरानी सीमेंट से बनी सड़कें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाद्यान्न बाजार हो जिसमें से लाल खून बह रहा हो। ये सारा खून मुर्गियों का खून तो नहीं हो सकता। ये तो कभी जिंदा रहे इंसानों का खून था जो लगातार भारी बारिश से नालियों में बहकर एक नाले में बदल गया था। खूनी लाल, एक आंख को लुभाने वाला खूनी लाल। शहर के मध्य में पहाड़ की पीठ पर खड़े होकर आप बारिश से ढके धुंधले बो शहर में हर जगह खून के धब्बे साफ देख सकते थे। बो शहर दक्षिण की विशेषताओं वाला एक स्याही जैसा शहर था। बारिश में यह आमतौर पर एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा दिखता था। लेकिन आज मो फैन ने एक ऐसी पेंटिंग देखी जो खून के धब्बों से भरी थी, मानो किसी बुरे सपने का आगमन हो गया हो। ओह! बो सिटी से अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी जिसकी आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मो फैन ने अचानक अपना सिर घुमाया और आवाज की दिशा में देखने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक दिल दहला देने वाला और भयानक दृश्य पर पड़ी। बो शहर में चारों तरफ धूसर आसमान छाया हुआ था। बो शहर की प्रतीकात्मक इमारत सिल्वर कॉमर्स टावर मुर्गियों के झुंड में एक सारस की तरह थी। ऐसा लग रहा था मानो वह धूसर आकाश को छू रही हो। हालांकि ऊंचे सिल्वर कॉमर्स टावर के गुंबद पर एक विशाल साया पड़ा था। इसकी पूंछ कॉमर्स टावर के गुंबद की लगभग पूरी लंबाई तक फैली हुई थी। उसके आधे पंख खुले हुए थे। एक आधा बारिश में धुंधला दिख रहा था और दूसरा आधा इमारत की कई मंजिलें ढक रहा था। उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था। वो शहर को हिला देने वाली दहाड़ एक ऐसे क्रूर मुंह से आ रही थी जो बादलों को निगलने में सक्षम था। वह विशालकाय जीव बो सिटी की सबसे ऊंची जगह पर लेटा हुआ था। बो सिटी में किसी भी जगह से सिल्वर कॉमर्स टावर का गुंबद दिखाई दे रहा था, यानी बो सिटी का हर कोई इस क्रूर और विशालकाय काले जीव को देख सकता था। इस दृश्य ने मो फैन को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। वह लंबे समय तक अपने होश में नहीं आ सका। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। ये पूरी बात मो फैन के लिए बहुत ज्यादा थी। क्या स्पिरिट वुल्फ, क्या एक आंखों वाला जादुई वुल्फ, क्या ब्लड मार्क वाला विशाल चूहा। सिल्वर कॉमर्स टावर की चोटी पर बैठे इस जीव के सामने ये सब एक सेना का मजाक लग रहे थे। मो फैन की जादुई जानवर की परिभाषा इस पल में बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। वह इंसानों के इलाके में था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही इलाके में घुस आया हो। इंसान तो बस खाना थे जिन्हें उसने इस शहर में कैद करके पाला था। आखिर हुआ क्या था? क्या यह अभी भी वही बो शहर है जिससे मैं परिचित हूँ? क्या जादुई जानवर पहाड़ों की गहराइयों में नहीं भगा दिए गए थे, या फिर पाठ्यपुस्तकें हमेशा दूसरों को धोखा देती थीं? इस दुनिया पर राज करने वाले कभी इंसान नहीं थे, ये जादुई जानवर थे जो बो शहर का नरसंहार कर रहे थे। यह एक बुरा सपना है, यह पाताल लोक है। वह सचमुच महसूस कर सकता था कि उसका शरीर का हर इंच डर से कांप रहा है। आखिर यह क्या है? मो फैन को बहुत देर बाद होश आया। कुछ समय पहले ही वह इस भयानक जीव के ठीक नीचे था। अगर उसने सिल्वर कॉमर्स टावर से भागने के लिए गुप्त सुरंग का इस्तेमाल न किया होता, तो क्या उसकी जान वहां चली जाती?
डार्कविंग वुल्फ कमांडर स्तर का जादुई जानवर। सिर्फ एक चीख से सैकड़ों जादुई जानवरों को बुला लेता है। बो शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति इसके हमले से बच सकता है, वह है सेना प्रमुख झान कोम। लिन युक्सिन ने कठोर स्वर में उत्तर दिया। कॉम कमांडर स्तर, मो फैन ने धीमे स्वर में दोहराया। हंटर स्क्वाड में मो फैन को बहुत सी ऐसी बातें समझ में आईं जो स्कूल की किताबों में नहीं थीं। ऐसी ही एक बात यह थी कि जादुई जानवरों को उनके विकसित चरण के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटा गया था। आत्मा भेड़िया, विशाल आंखों वाला बंदर चूहा, एक आंख वाला जादुई भेड़िया, वे सभी जादुई जानवर जिनका मो फैन ने पहले भी सामना किया था, वे सभी निम्नतम स्तर के सेवक वर्ग के प्राणी थे। ये सेवक वर्ग के प्राणी गैर जादूगरों की नज़र में कसाई के समान थे, वे उन्हें रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। ब्लड मार्क कोलोसल रैट, जिसे आपने अंडरग्राउंड हॉल में देखा था, एक सैनिक श्रेणी का प्राणी है। डार्कविंग वुल्फ उससे भी उच्च स्तर का जादुई जानवर कमांडर है और ब्लड अलर्ट के पीछे एक कारण भी है। ब्लड मार्क कोलोसल रैट के अलावा सुरक्षा सीमा के बाहर सैकड़ों 3 आंखों वाले जादुई भेड़िए हैं, जो सेना पर हमला करते हुए बड़ी संख्या में एक आंखों वाले जादुई भेड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। सेना जिस परिधि की रक्षा कर सकती है वह बहुत सीमित है। लगभग 1000 जादुई जानवर हैं जिन्होंने बो शहर पर आक्रमण किया है। हंटर यूनियन के देंगकाई ने पहले ही सभी शिकारी जादूगरों को उनके रास्ते बंद करने और शहर में जादुई जानवरों को मारने का आदेश दे दिया है। लिन युक्सिन ने कांपते हुए कहा। बो सिटी पर अचानक इतने सारे जादुई जानवर हमला क्यों कर रहे हैं? मो फैन को अभी भी यह स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। लिन युक्सिन ने कहा, ब्लैक वेटिकन, ये ब्लैक वेटिकन के लोगों का काम है। काला वेटिकन, यह मो फैन के लिए इस संगठन के बारे में सुनने का पहला मौका नहीं था। उन्होंने हिंसक झरना बनाया, एक ऐसी दवा जो नकली भूमिगत पवित्र झरने जैसी लग सकती थी। हालांकि इसके प्रभाव भूमिगत पवित्र झरने से बिल्कुल अलग हैं। इस तरह का हिंसक झरना किसी जादुई जानवर के जंगली स्वभाव को जगा सकता है, जिससे वे नियंत्रण खो देते हैं और उत्पात मचाते हैं। हमें अभी यह नहीं पता कि ब्लैक वेटिकन जादुई भेड़िया जाति को बो शहर की ओर कैसे आकर्षित कर पाया। हालांकि उन्होंने हिंसक झरना बादलों में छिड़क दिया और भारी बारिश का इंतजार किया ताकि हिंसक झरना एक भयानक उत्प्रेरक का काम कर सके, जिससे पूरी जादुई भेड़िया जाति बो शहर पर उन्मत्त होकर हमला करने लगे, लिन युक्सिन ने उसे बताया। जब लिन युक्सिन ने हिंसक झरने के पानी की खोज की थी तब उसने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। जब विपत्ति आई तभी उसे अचानक इसका एहसास हुआ, जिससे उसके पसीने छूट गए। लिन युक्सिन के अनुसार ये कुछ ऐसा था जिसकी योजना उन्होंने बहुत समय से बनाई थी। कोई तो था जो जादुई जानवरों की आबादी का इस्तेमाल करके बो शहर का पूरी तरह से नरसंहार करना चाहता था। एकमात्र शक्ति जो ऐसा क्रूर कार्य कर सकती थी वह थी ब्लैक वेटिकन। अब क्या हुआ? मो फैन ने यथासंभव शांति से पूछा। ब्लैक वेटिकन का उद्देश्य बो सिटी को पूरी तरह से नष्ट करना है और इस जगह को धरती पर नर्क बनाना है। डार्कविंग वुल्फ बेशक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह पूरे बो सिटी को 1-2 दिन में कत्लखाने में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि अगर डार्कविंग वुल्फ जैसी ही श्रेणी के और भी जादुई जानवर आ गए तो भले ही हमारा बो सिटी अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करे, व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं बचेगा, लिन युक्सिन ने बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से कहा। मो फैन चुप हो गए, बहुत चुप। इस विपत्ति का सामना करते हुए वह स्वयं भी केवल एक ऐसे व्यक्ति में बदल सकता था जो इससे भाग खड़ा होता। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। मो फैन, अब तुम्हें 2 काम करने होंगे। 1, भूमिगत पवित्र झरने की रक्षा करो। इसे किसी भी हालत में किसी और के हाथ में न पड़ने दो। मुझे अंदाजा है कि ब्लैक वेटिकन को भूमिगत पवित्र झरने की तुरंत जरूरत है। लिन युक्सिन के चेहरे पर बेहद गंभीरता थी जब उसने मो फैन को देखा। और दूसरी बात, मो फैन ने पूछा, इस बार इस विपत्ति से बचने की पूरी कोशिश करो। मेरी पहचान अपेक्षाकृत संवेदनशील है। ब्लैक वेटिकन के लोग जरूरी नहीं कि यह मान ले कि मेरे पास अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग है, इसलिए अब मैं जानबूझकर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि जितना हो सके अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के साथ छुपकर रहना है और जितना हो सके उतना समय तक जीवित रहना है। ब्लैक वेटिकन के लोगों को इसे ढूंढने मत देना और इसे उनके हाथों में तो बिल्कुल भी मत पड़ने देना, लिन युक्सिन ने कहा। इस समय मो फैन के दिल में लाखों बकवास शब्द फूट रहे थे। तुम इस तरह की गर्म चीज मेरे हाथों में क्यों दे रहे हो? लिन युक्सिन ने देखा कि मो फैन में कुछ हिचकिचाहट थी, उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति तैर रही थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लिन युक्सिन ने अपनी खून से सनी सफेद वर्दी को सीधा किया और फिर अपने बिखरे बालों को बेरहमी से काट दिया।
वीरता से ओतप्रोत टोपी पहने लिन युक्सिन पहले ही उस रक्तरंजित शहर की ओर बढ़ चुकी थी जिस पर जादुई जानवरों का कब्जा था। दौड़ते हुए उसने भावशून्य होकर मोफैन को पुकारा, मैं ब्लैक वेटिकन से सभी लोगों को निकाल लाऊंगी। जब तक तुम मूर्ख नहीं बनोगे, खुद किसी से नहीं मिलोगे और सफलतापूर्वक स्थापित सुरक्षा क्षेत्र तक पहुंच जाओगे, तब तक तुम ठीक रहोगे। ये कहने के बाद लिन युक्सिन तेजी से बहती भारी बारिश में गायब हो गया। दौड़ते समय लिन युक्सिन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया। वह जानती थी कि हर किसी का दिल न्यायप्रिय नहीं होता, लेकिन उसका मानना था कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ जरूर होता है जिसकी रक्षा के लिए वह अपनी जान कुर्बान कर सकता है। जिस बहन पर वह निर्भर थी, वही इस साजिश का पहला शिकार बन गई थी, और इस तरह अब उसके पास बचाने के लिए सिर्फ भूमिगत पवित्र झरना ही बचा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मो फैन हैरानी से वहीं खड़ा रहा। दूर से लिन युक्सिन की आकृति को देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बदकिस्मती से मो फैन को सोचने का जरा भी वक्त नहीं मिला। सबसे पीछे से उसने तियान लैन मैजिक हाई के पीछे वाले पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ते हुए कुछ चीजों का एक समूह देखा। उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, उन्होंने आसानी से कई पेड़ों को गिरा दिया। वे जंगली भेड़ियों के झुंड जैसे लग रहे थे जो बिना बाड़ों वाले भीड़ों के बारे में घुस रहे थे। उनकी अधीर गति से उनका लालच साफ झलक रहा था। अरे, स्कूल में जादुई जानवर भी घूम रहे हैं और उनमें से भी काफी संख्या में हैं। सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना जादू संघ और शिकारी संघ के सहयोग से हुई थी। वहां जादूगर और सुरक्षा के लिए आश्रय स्थल थे। यह उस पहाड़ से लगभग 3 किलोमीटर दूर था जहां मो फैन वर्तमान में था। हालांकि मो फैन जानता था कि वह शहर के 3 किलोमीटर के उस हिस्से को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकता था, जहां पहले से ही अनगिनत जादुई जानवर मौजूद थे। हालांकि उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी वे जादूगर हैं। मुझे उनके साथ सेफ्टी एरिया में जाना होगा, मो फैन ने मन ही मन कहा। अगर मो फैन का सामना किसी जादुई जानवर से होता तो वह बिजली और आग दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकता था। हालांकि वह उसे पूरी तरह से नहीं मार सकता था, लेकिन वह उसे भी नहीं मार सकता था। हालांकि अपनी ऊंची जगह से उसने जो देखा उससे साफ था कि एक आंख वाले जादुई भेड़िए अकेले नहीं लड़ रहे थे। जब तक 2 एक आंख वाले जादुई भेड़िए दिखाई देते, मो फैन कुछ नहीं कर पाता। खैर, चलो पहले स्कूल के छात्रों के साथ जुड़ें। इस विपत्ति में एक अकेले व्यक्ति की शक्ति बहुत कम है, जब तक कि आप मुख्य प्रशिक्षक झानकोन के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाते। मो फान तेजी से तियान लान मैजिक हाई की ओर बढ़ा। इस पहाड़ के नीचे कुछ पुरानी घाटियों से गुजरते हुए तियान लान मैजिक हाई का पिछला दरवाजा था। वह इस बात से खुश था कि शहर के इस हिस्से पर जादुई जानवरों की भारी भीड़ नहीं थी। आसपास के सभी नागरिक या तो अपने तहखानों में छिपे हुए थे या सुरक्षा शिविरों की ओर भाग रहे थे। विपत्ति का यह आक्रमण बहुत अचानक हुआ था। बहुत से लोग अपने सुंदर सपनों से जाग गए थे। जैसे ही इन लोगों ने अपनी आंखें खोली, वे अतुलनीय रूप से भयावह वास्तविकता में डूब गए। आज सभी छात्र स्कूल में थे, अपनी जीवन में एक बार होने वाली जादुई उच्च परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन वे खून खराबे वाली लड़ाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उन्हें एक अप्रत्याशित रक्त विपत्ति का स्वागत करना पड़ा। जिन छात्रों ने पहली बार जादुई जानवरों को देखकर अपनी पैंट गीली कर ली थी, वे जादुई जानवरों से घिरे शहर पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था। पीछे हटो, तुम्हें जल्दी से पीछे हटना होगा। ये जगह बेहद असुरक्षित है। कार्यालय में जू मुशिंग ने गुस्से से मेज पर थप्पड़ मारा। प्रधानाचार्य झू और अन्य विद्यालय निदेशक उपस्थित नहीं थे। विद्यालय के निर्णय मुख्य अनुशासन शिक्षक चेन वेलियांग के हाथों में थे। फिर भी चेन वेलियांग छात्रों को विद्यालय में ही रहने और जादुई जानवरों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए शिक्षकों के साथ एक रक्षात्मक सुरक्षा रेखा बनाने पर अड़े रहे। जू मुशिंग को ये सही नहीं लगा। हालांकि छात्रों और शिक्षकों की संख्या पर्याप्त थी, लेकिन एक बार और जादुई जानवर आ गए तो स्कूल अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। तियान लैन मैजिक हाई के असली ताकतवर जादूगर इस समय वो शहर में घूम रहे थे। मौजूदा छात्र और शिक्षक केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते थे। डायरेक्टर, पहाड़ के पीछे से बड़ी संख्या में एक आंख वाले जादुई भेड़िए आ रहे हैं। मिस्टर लैन लाश में तब्दील हो गए हैं। मिस्टर झोऊ का रंग बिल्कुल सफेद हो गया था। कार्यालय में शिक्षकों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। सच तो यह है कि भले ही वे एक अनुभवी जादूगर थे, फिर भी उन्होंने ऐसी विपत्ति का सामना कभी नहीं किया था। उस समय जादुई जानवर शहर में उत्पात मचा रहे थे। जो भी उन्हें दिखाई देता उसे खा जाते और टुकड़े टुकड़े कर देते।
जिन शिक्षकों में जादुई जानवरों का सामना करने की क्षमता नहीं थी, वे भी इतने डरे हुए थे कि उनके पैर कांपने लगे। स्कूल में कोई आश्रय नहीं है। अगर दर्जनों जादुई जानवर एक साथ प्रकट हो जाएं, तो हम निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा का सामना करेंगे। ये ब्लड अलर्ट है। ब्लड अलर्ट के दौरान केवल वही लोग जीवित बच पाएंगे जो सुरक्षित आश्रय में पहुंचेंगे। ज़ू मुशेंग उन्माद से दहाड़ा। क्या ये शिक्षक जादू सिखाते सिखाते मूर्ख बन गए? रक्त चेतावनियों पर रिकॉर्ड थे। इन रिकॉर्डों ने बाद की पीढ़ियों को बताया कि उन्हें सुरक्षा आश्रयों के बाहर जादुई जानवरों का सामना करने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने की दर 30% तक भी नहीं पहुंचती थी। प्रथम और द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छुट्टियों पर थे, इसलिए वे घर पर थे। तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल बुलाया गया था। सौभाग्य से इस बार स्कूल में केवल तृतीय वर्ष के छात्र थे। ये सभी छात्र प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे चुके थे और एक जादुई जानवर से भिड़ चुके थे। उनकी जादुई नींव बहुत मजबूत थी। अगर सभी 1500 छात्र और लगभग 100 शिक्षक मिलकर काम करें, तो वे सुरक्षा आश्रयों तक पहुंचने से बच ही नहीं सकते थे। सुरक्षा आश्रय स्कूल से केवल 3 किलोमीटर दूर थे। पीछे हटो, पीछे हटो। सभी होमरूम शिक्षक अपनी अपनी कक्षा का नेतृत्व करेंगे। सभी शिक्षण शिक्षकों को उनके औसत के आधार पर उनकी संबंधित कक्षा में विभाजित किया जाना है। हमें एक टीम के रूप में सुरक्षा आश्रय क्षेत्र तक पहुंचना होगा। चेन वेलियांग ने आखिरकार अपना निर्णय लिया। स्कूल में कुल 1700 लोग थे। अगर ब्लड अलर्ट के दौरान सुरक्षा आश्रय क्षेत्र से बाहर रहने से बचने की संभावना केवल 30% होती, तो इसका मतलब होता कि स्कूल के अंदर ही रहना 1000 या उससे भी ज्यादा लोगों की जान ले लेता। ये कितना भयानक होगा। इस दौरान शिक्षकों की फांसी की सजा बहुत तेज मानी जा सकती है। वे तेजी से अपनी कक्षाओं की ओर बढ़े और अपने सभी छात्रों को परिसर में इकट्ठा करके जाने की तैयारी करने लगे। निर्णय लिए जाने के 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक पवन शिक्षक निराश और उदास दिखते हुए उनके पास वापस दौड़ा और चेन वेलियांग से कहा, पहाड़ के पीछे एक आंख वाले 40 और जादुई भेड़िए दिखाई दे रहे हैं। पीछे हटो, जल्दी करो और पीछे हटो। व्यावहारिक शिक्षकों को उनका सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इन जादुई जानवरों में से किसी को भी स्कूल में घुसने मत देना। चेन वेलियांग डर के मारे पीला पड़ गया। पवन शिक्षक का चेहरा दर्द से भर गया। 50 या उससे अधिक एक आंख वाले जादुई भेड़िए, और आप विलंब के लिए केवल कुछ व्यावहारिक शिक्षकों पर निर्भर हैं। ये कैसे संभव था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज़ू मुशेंग जल्दी से अपने एलीट क्लास की ओर भागा। अभिजात वर्ग की ताकत बहुत ज्यादा थी, जबकि दूसरे वर्गों में ऐसे बहुत से छात्र थे जो अभी भी अपने जादू के मंत्र पूरी तरह से नहीं डाल पा रहे थे। उनका दावा था कि उनके पास 1500 जादूगरों जितनी युद्ध क्षमता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि केवल कुछ 100 लोग ही जादुई जानवरों का सामना करने में सक्षम थे, और इनमें वे भी शामिल थे जो जादुई जानवरों के सामने जादू नहीं डाल पा रहे थे। संपादकीय टिप्पणी: दूसरे शब्दों में, वे अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं और खुद से झूठ बोल रहे हैं कि वे कितना लड़ सकते हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही ज़ू मुशेंग की मुलाकात एक बहुत ही परिचित छात्र से हुई, और वह इस अप्रत्याशित सौभाग्य से बेहद खुश हुआ। मो फैन, ये तुम कैसे हो? मैं अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की कोठरी से भागकर यहाँ आया हूँ, और स्कूल भी पास ही है। चलो जल्दी से सुरक्षित आश्रयों में चले जाएं, वरना और भी लोग मर जाएंगे। अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के वाइस गार्ड कैप्टन के लहजे से, सबसे डरावना हिस्सा जादुई जानवरों का आक्रमण नहीं है। मो फैन ने ज़ू मुशेंग को जवाब देते हुए हाँफते हुए कहा। मैं भी यही सोचता हूँ, हम अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ू मुशेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अच्छा हुआ, इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। मैं अभी किशन पार्क से आया हूँ। मैंने देखा कि हमारे पहाड़ के पीछे ढेर सारे एक आंख वाले जादुई भेड़िए थे। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आ गए। मो फैन ने कहा। वास्तव में उस स्थिति में हमें और भी तेजी से खाली होना होगा। ज़ू मुशेंग दंग रह गया। मो फैन के अनुसार मौजूदा स्थिति का सबसे डरावना पहलू सिर्फ 1000 जादुई जानवरों का वो शहर पर आक्रमण करना नहीं था। मो फैन अपनी पिछली जगह से देख पा रहा था कि वहां कई जादुई जानवर रहस्यमयी तरीके से प्रकट हुए थे। एक आंख वाले जादुई भेड़ियों के अलावा वहां विशाल आंखों वाले बंदर चूहे भी थे। इसका मतलब था कि भूमिगत तहखानों में छिपना भी सुरक्षित नहीं था। भूमिगत तहखाना असल में विशाल आंखों वाले बंदर चूहों का घर है, जिन्हें खोदकर खा लिया जाएगा। भाई फैन, यह आप ही निकले। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। झांग जियाओ ने मो फैन को ऐसे देखा जैसे वह अपने रिश्तेदारों को देख रहा हो। वह इतना भावुक था कि उसकी आंखें लगभग लाल हो गईं।
जब उन्होंने पहली बार किसी जादुई जानवर का सामना किया था तो कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए थे। आज बड़ी संख्या में जादुई जानवर उस शहर में लाशें और खून के धब्बे छोड़ रहे थे जिसमें वे रहते थे। बहुत कम लोग थे जो शांत रह पा रहे थे, वहां पहले से ही बहुत सी लड़कियां थीं जो रो रही थीं। छात्रों के लिए ये सब बहुत अचानक हुआ। ये बहुत डरावना था और उन्हें अपने परिवारों की परिस्थितियों का जरा भी अंदाजा नहीं था। पूरी कक्षा को भय और निराशा में डूबा देखकर मोफैन को अपनी पिछली दुनिया के भूकंप, सुनामी और तूफान जैसी विपत्तियां याद आ गईं। प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान सचमुच बहुत छोटे थे। जादुई जानवरों से बचने के लिए एक समूह बनाकर भी ये लोग बेबस थे। आओ! पहाड़ के पीछे बास्केटबॉल कोर्ट से अचानक चीख की आवाज आए। खिड़की के सबसे पास बैठा छात्र नीचे देखने लगा। उसे बहुत डर लगा क्योंकि उसने देखा कि एक आंख वाला जादुई भेड़िया पहाड़ी से नीचे कूद पड़ा है। उसका हृष्ट-पुष्ट शरीर बास्केटबॉल कोर्ट पर बेरहमी से पैर पटक रहा था। पूरा सीमेंट का कोर्ट बुरी तरह कुचला गया, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे एक आंख वाले जादुई भेड़िए की लाल लाल आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं और कक्षा के अंदर मौजूद स्वादिष्ट छात्रों को अतुलनीय लालच से घूरने लगीं। उन्होंने अपनी आंखों से इस भूखे और लालची भेड़िए को देखा और उसी समय स्कूल की इमारत से लड़कियों की चीखें आने लगीं। माँ, जादुई जानवर! खिड़की के पास बैठा छात्र जो आमतौर पर लगन से पढ़ाई कर रहा था, एकदम पीला पड़ गया। पहले वाले आत्मा भेड़िए की तुलना में इस एक आंख वाले जादुई भेड़िए की दुष्ट प्रवृत्तियां और भी ज्यादा भयानक लग रही थीं। उसे आमने सामने देखते ही उनके पूरे शरीर सुन्न हो जाते थे। छात्रों, मेरे साथ आओ। पवन जादूगरों, आगे जाओ और हमारे लिए रास्ता खोजो। जू मुशेंग जल्दी से चिल्लाया। खिड़की के सबसे पास बैठे छात्र घबराकर गलियारे की ओर भागने लगे। हालांकि गलियारे में दूसरी कक्षाओं के भी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। वे चीखते चिल्लाते अपनी अक्ल खो बैठे और वहां जमा हो गए। पूरे गलियारे में चीख पुकार और शिक्षकों की चीखें गूंज रही थीं। यह ऐसी स्थिति थी कि शिक्षकों के लिए भी नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा था। मो फैन अभी भी गलियारे में खड़ा था, उन छात्रों को ध्यान से देख रहा था जो डर के मारे बेहाल थे। उसकी आंखों में थोड़ा दुख साफ झलक रहा था। वे बिल्कुल जंगली हिरणों के झुंड जैसे थे। जैसे ही कोई हिरण भेड़िए से डरता, वह भागने लगता। जब बाकी हिरण ये देखते तो वे भी बेतहाशा भागने की कोशिश करते। असल में भेड़िया तो सिर्फ एक ही था, और जब तक हिरण एकजुट होकर अपने सींग ऊपर उठाए खड़े रहेंगे, तब तक कुछ और जंगली भेड़िए भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये डर संक्रामक था। मुफैन की पुरानी दुनिया भी इसी मायने में ऐसी ही थी, वरना इतनी चौंकाने वाली भगदड़ें कैसे होती। कक्षा में उपस्थित सभी लोग इतने डरे हुए थे कि उनमें से अधिकांश ने एक कदम पीछे हट लिया। उन्हें जो कौशल प्रतिदिन सिखाए जाते थे वे सब इस क्षण में गायब हो गए थे। बिजली गिरे, पागल चाबुक! कक्षा से एक जयघोष गूंज उठा। मो फैन ने सिर घुमाया और देखा कि जू झाओटिंग गुस्से में आगे बढ़ गया था। हवा से भयंकर बिजली के निशान उभर रहे थे। बिजली के निशान जू झाओटिंग के नियंत्रण में एक आंख वाले जादुई भेड़िए की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि सटीकता में कुछ कमी थी, फिर भी बिजली के कुछ निशान एक आंख वाले जादुई भेड़िए से टकरा रहे थे। बिजली का चाप बारी बारी से उसे भेदता हुआ आगे बढ़ता गया। हर बार जब वह एक आंख वाले जादुई भेड़िए के पास से गुजरता तो वह दर्द से धीमी चीखें निकालता। पागल चाबुक की ताकत से उसके शरीर का मांस फड़कने लगा। बस एक आंख वाले जादुई भेड़िए ने उन सबको डराकर कुत्तों में बदल दिया, कायरों का एक समूह। जू झाओटिंग ने अपनी नजर उन लोगों पर घुमाई जो भागने वालों के पीछे थे। उनकी नजर तिरस्कार से भरी हुई थी। ये सही है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, फिर भी हम कुछ एक आंख वाले जादुई भेड़ियों से क्यों डरते हैं? वांग सानपांग भी खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग सानपांग ने अपना अर्थ रिपल मंत्र पूरा करने के लिए 3 सेकंड का छोटा सा समय लिया। उसके मोटे मोटे हाथ कक्षा के फर्श पर टकराए। पल भर में कक्षा से लेकर सीमेंट के परिसर तक एक लहर दौड़ गई। लकवाग्रस्त एक आंख वाला जादुई भेड़िया पृथ्वी की लहर की तेज गति के कारण दूसरे बास्केटबॉल हूप से बुरी तरह टकरा गया। झोमिन में कुछ साहस माना जा सकता है। उसने जल्दी से अपना फायर स्टार पथ पूरा कर लिया और उसकी मुट्ठी में फायर बर्स्ट का एक गोला उभर आया। एक आंख वाले जादुई भेड़िए के नीचे गिर जाने का फायदा उठाते हुए झोमिन की फायर बर्स्ट तेजी से स्कूल के ध्वजस्तंभ के पार चली गई तथा बास्केटबॉल पोल के नीचे दबे एक आंख वाले जादुई भेड़िए पर सटीक निशाना साधा। आग का विस्फोट! बर्निंग बोन की शक्ति स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली थी। पल भर में इसने बैकबोर्ड को जलाकर राख कर दिया। एक आंख वाला जादुई भेड़िया आग के नीचे लगातार चीखने लगा और कैंपस के मैदान में इधर उधर घूमने लगा।
जल्द ही अलग अलग तत्वों वाले कुछ और जादूगरों ने अलग अलग जगहों से अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उनके मंत्रों के स्तर को देखते हुए ये स्पष्ट था कि ये कुछ व्यावहारिक गुरुओं द्वारा किए गए थे। उनके सहयोग से उन्होंने उस उतावले एक आंख वाले जादुई भेड़िए को झटपट एक झुलसे हुए शव में बदल दिया। एक आंख वाले जादुई भेड़िए को इतनी जल्दी निपटते देख मोफैन ने राहत की सांस ली। लगता है स्कूल के सारे लोग हारे हुए नहीं थे। इधर आओ, जू मुशेंग ने कक्षा में मौजूद शांत छात्रों से कहा। जू झाओटिंग, झाओ कुनसन, मू बाई, झोमिन, ये वो लोग थे जो प्रैक्टिकल्स में जादुई जानवरों का सीधा सामना कर पाए थे। तब से 1 साल बीत चुका था। जादुई जानवरों के प्रति उनका डर अब पहले जैसा गहरा नहीं रहा। वे सब वहां आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जू मुशिंग ने उन्हें अचानक क्यों रोक लिया। मूल रूप से इस तरह की जिम्मेदारी शिक्षकों को उठानी चाहिए थी। हालांकि दूर दराज के पहाड़ों में बड़ी संख्या में एक आंख वाले जादुई भेड़िए देखे जा रहे हैं और हमारे शिक्षकों की क्षमता सीमित है। अब हमारे पास आप छात्रों की क्षमताओं से सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जू मुशिंग ने उस गंभीरता से कहा जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। गुरुजी, इस तरह के समय में ज्यादा समय बर्बाद न करें। अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी से बोल दीजिए। वान सानपान खुद को रोक नहीं पाए और बोल पड़े। हमें एक मोहरा दस्ते की जरूरत है। मुझे डर है कि मोहरा दस्ते में ज्यादातर छात्र होंगे। वेनेगार्ड दस्ता मुख्य समूह से अलग हो जाएगा, व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र। इसके अलावा उन्हें मुख्य समूह से आगे चलना होगा। हमारे स्कूल के लगभग 2000 छात्र मोहरा दस्ते द्वारा खोले गए रास्ते पर चलेंगे। आपके समूह में हमारे पूरे स्कूल में सबसे मजबूत युद्ध कौशल है। आप निश्चित रूप से किसी भी शिक्षक से कम नहीं हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप एक मोहरा दस्ता बना पाएंगे जो सभी को सुरक्षा आश्रयों का रास्ता दिखा सके, जू मुशिंग ने कहा। ये कहते ही सभी छात्र चुप हो गए। कुछ पलों के लिए तो वे इस योजना को समझ ही नहीं पाए। सच तो यह है कि मुख्य समूह से अलग होने के बाद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे जादुई जानवरों से लड़ पाएंगे या नहीं। मोहरा दस्ता बनने का जोखिम वाकई बहुत बड़ा था। ये फैसला आपको खुद करना है, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं जाकर दूसरे छात्रों को ढूंढ लूंगा। बस हमें थोड़ी देर हो जाएगी और खतरा थोड़ा बढ़ जाएगा। इस मोहरा दस्ते का नेतृत्व मैं करूंगा। कृपया मुझे जल्द से जल्द अपनी प्रतिक्रिया दें, ठीक है? जू मुशिंग ने कहा। श्रीमती जू, मैं शामिल हो जाऊंगी। झोमिन को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने पहल की और सबसे पहले वेनेगार्ड स्क्वाड में शामिल हो गई। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जू झाओटिंग ने भी इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। वांग सानपांग और शू झाओटिंग अच्छे दोस्त थे। चूंकि शू झाओटिंग पहले ही शामिल हो चुके थे, इसलिए वह केवल कड़वाहट भरे चेहरे के साथ ही शामिल हो सकते थे। जू मुशिंग ने हल्के से सिर हिलाया। यहाँ एक बिजली जादूगर के साथ दस्ते की युद्ध क्षमता एक स्तर और बढ़ जाएगी। उन्हें सुरक्षा आश्रयों तक सफलतापूर्वक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। मैं भी शामिल होऊंगा। म्यू बाय और उसके गुर्गे झाओ कुनसन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंततः शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद असाधारण रूप से अच्छे ग्रेड वाला एक पृथ्वी तत्व छात्र भी इसमें शामिल हो गया। झांग शियाओहो ने हालांकि मो फैन पर अपनी नजरें गड़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस योजना पर काम कर रहा था। भाई फैन, क्या हम मुख्य समूह का अनुसरण कर रहे हैं या हम मोहरा दस्ते को चुन रहे हैं? झांग जियाओहो ने पूछा। मो फैन ने जवाब दिया, चलो वेनेगार्ड में शामिल हो। मुझे नहीं पता था कि भाई फान भी ऊंचे उसूलों वाले इंसान हैं। झांग शियाओहो सचमुच दुखों में भी खुशी ढूंढने में माहिर था। ऐसी स्थिति में भी वह मजाक करने में सक्षम था। मो फैन ने उदासीनता से कहा, मुख्य समूह के साथ जाना और भी खतरनाक है। क्यों? झांग जियाओहो ने हैरान होकर पूछा। मुख्य समूह में कम से कम 1700 लोग थे। इतनी बड़ी संख्या में अगर उन्हें जादुई जानवरों के समूह के हमले भी झेलने पड़े तो भी उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होगा। आखिरकार 1700 लोग असल में जादूगर ही थे। तुमने देखा कि अभी क्या हुआ? एक आंख वाले जादुई भेड़िए के प्रकट होते ही पूरा मैदान दहशत में आ गया। कमजोरों की यही आदत होती है, वे न सिर्फ एक दूसरे को डर पहुंचाते हैं बल्कि उस डर को असीम रूप से बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार मुख्य समूह की युद्ध क्षमता सीमित हो जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सिर्फ 100 जादुई जानवर ही मुख्य समूह का सफाया कर देंगे। इतने बड़े समूह के साथ चलना जादुई जानवरों के एक समूह या उससे भी उच्च स्तर के जादुई जानवरों को आसानी से आकर्षित करने के बराबर है। मैं भेड़ों के एक बड़े समूह के साथ जुड़ना नहीं चाहता। जब उनका समय आएगा तो वे जिएंगे या मरेंगे, यह उनके नियंत्रण में नहीं है।
मोफेन ने झांग जियाओ से फुसफुसाते हुए कहा। झांग जियाओ ने यह सुनकर आश्चर्य से मोफेन की ओर देखा। उसने इस बात पर कभी विचार नहीं किया था। झांग शियाओ खुद ये भेद करने में असमर्थ था कि मोफेन ने जो कहा वह सही था या गलत। वह सिर्फ अवचेतन रूप से मोफेन की पसंद पर विश्वास करता था। झांग शियाओ को असल में पता नहीं था कि मोफेन को जानवरों के शिकार का अनुभव रखने वाला एक शिकारी जादूगर माना जा सकता है। उस तरह के माहौल से प्रभावित होकर मोफेन को एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत समझ में आया, और वह ये कि कभी भी यह न सोचे कि ज्यादा लोगों का होना ही ताकतवर होने के बराबर है। शिकारी संघ बाहरी दुनिया में जानवरों का शिकार करने के लिए सिर्फ छोटे छोटे दस्ते क्यों बनाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही सुरक्षित होगा? सच तो ये था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उनके लिए बड़ी संख्या में जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित करना उतना ही आसान होगा, और उनके लिए उच्च स्तर के जादुई जानवरों का शिकार बनना भी उतना ही आसान होगा। मोहरा दस्ते में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं मानी जा सकती थी। अगर उन्हें बड़ी संख्या में जादुई जानवरों का सामना करना पड़े तो वे उनसे बच निकलने में ज्यादा सक्षम होंगे। उनकी गतिविधियों पर कम प्रतिबंध होंगे और लड़ने या भागने का फैसला बहुत जल्दी लिया जा सकेगा। हालांकि यदि वे मुख्य समूह में होते, अगर उन्हें बड़ी संख्या में जादुई जानवरों का सामना नहीं करना पड़ा तो वे सुरक्षित और स्वस्थ थे। लेकिन अगर उन्होंने किसी सैनिक वर्ग के प्राणी और उसके जादुई जानवरों के समूह का ध्यान आकर्षित कर लिया तो मुख्य समूह का निश्चित रूप से नरसंहार हो जाएगा। इस तरह के नरसंहार में आपका जीवन आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। मोहरा दस्ते में कुल 10 लोग थे। जू मुशेंग इसके प्रभारी थे। स्कूल के गेट से गुजरने के बाद उन्हें सड़कों पर कोई दिखाई नहीं दिया। हर जगह कूड़ा पड़ा था, विक्रेताओं की दुकानों से सामान बिखरा पड़ा था और दुकानों के दरवाजे खुले हुए थे, फिर भी कोई देख नहीं रहा था। जब रक्त चेतावनी सुनाई दी तो सभी नागरिक या तो अपने घरों में छिप गए या पूरी ताकत से सुरक्षा आश्रयों की ओर भागने लगे, जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। यही मुख्य कारण था कि स्कूल के लोग समय रहते पीछे नहीं हट पाए। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जो सुरक्षा शिविरों की ओर नहीं लौटे थे। जब तियान लान मैजिक हाई स्कूल सुरक्षा शिविरों की ओर बढ़ने लगा तो आसपास के कई नागरिक वहां दौड़ पड़े। वे तियान लान मैजिक हाई स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की ताकत का इस्तेमाल करके 3 किलोमीटर लंबे इन भयानक सड़क अवरोधों से सुरक्षित रूप से गुजरना चाहते थे। मोहरा दस्ता मुख्य समूह के सबसे आगे चल रहा था। झांग शियाहो एक इमारत की चोटी पर पहुंचा और उसने तुरंत स्कूल की ओर बढ़ते नागरिकों का दृश्य देखा। मुझे डर है कि इस कदम में 4000 से ज्यादा लोग होंगे। शहर के इस इलाके में ऐसे कई लोग हैं जो समय पर सुरक्षा आश्रयों तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने खुद से हिलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए अब वे चुंबक पर लोहे के धूल की तरह हैं क्योंकि वे लगातार अलग अलग जगहों से मुख्य समूह में समा रहे हैं। झांग शियाओ ने पुरानी इमारत से नीचे कूदने के बाद सभी से कहा, हम ज्यादा लोगों के साथ वे जादुई जानवरों के कुछ छोटे समूहों के हमले को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि वे पूरे मुख्य समूह के लिए बोझ भी बन जाएंगे। जू मुशेंग ने शांत भाव से कहा। मैजिक हाई स्कूल मैजिक विश्वविद्यालयों से अलग थे। मैजिक विश्वविद्यालयों के छात्रों में सामान्य सेना के जादूगरों से ज्यादा युद्ध कौशल था, लेकिन मैजिक हाई स्कूलों में ऐसे जादूगर प्रशिक्षुओं के समूह तैयार किए जाते थे जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं होती थी। इस रक्त चेतावनी में खुद की रक्षा करने में सक्षम छात्र को पहले से ही अच्छा माना जा सकता था, लेकिन इतने सारे लोगों की रक्षा करना तो बहुत दूर की बात थी। झाओमिन ने कहा, यह भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें फेंक दें और उनकी उपेक्षा करें। चलो चलें। अब जबकि मुख्य समूह बढ़कर 4000 लोगों का हो गया है तो हम पर बोझ भी बढ़ गया है, जू मुशेंग ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। झांग शियाओहो, झांग यिनविलु, दोनों पवन जादूगर हमें रास्ता दिखाने के लिए जिम्मेदार है। बाकी लोग भी हमारे पीछे पीछे चलेंगे। ये स्पष्ट था कि जू मुशेंग एक शिक्षक थे जिन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लिया था। उन्हें तैनाती और सैन्य टुकड़ियों के गठन का कुछ अनुभव था, और इस तरह की स्थिति में क्या करना है इसकी कुछ योजनाएं भी उनके पास थीं। 10 लोगों की आवाजाही को काफी तेज माना जा सकता है। स्कूल के गेट से निकलकर मुख्य सड़क से गुजरते हुए पैदल मार्ग से, फिर लिफ्ट वाले घरों के छोटे से क्षेत्र से गुजरते हुए वे सुरक्षा आश्रयों को देख पाएंगे। मुख्य सड़क लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी और लावारिस गाड़ियों से पूरी तरह जाम थी। स्कूल बस के गुजरने की तो बात ही छोड़िए, बाइक को भी रास्ता ढूंढने में दिक्कत होती। वाहनों का आवागमन लगभग बंद था। वे वहां पहुंचने के लिए सिर्फ पैदल ही निर्भर थे। 3 किलोमीटर दूरी तो थी, पर ज्यादा नहीं। दूरी छोटी थी, पर ज्यादा नहीं। कुछ होगा या नहीं, यह उनके हाथ में नहीं था।
सामने वाले बुक कियोस्क में एक विशाल आंखों वाला बंदर चूहा है। झांग यिंगलू का रंग सफेद था और वह हौंफते हुए वापस भागी। झांग शियाओहो ने कहा, यह एक बच्चे को चबाने जैसा है। जब तक उन दोनों को पता चला, बच्चा मर चुका था, लेकिन ये खूनी दृश्य उनकी आंखों में उतर आया था, दुखद और भयावह। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़ी बस के पास से गुजरे जो तिरछी खड़ी थी और सड़क को अवरुद्ध कर रही थी। उन्हें खून से सना हुआ किताबों का खोखा और खून से लथपथ पड़ा लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का दिखाई दिया। विशाल आंखों वाला बंदर चूहा कहाँ है? जू मुशेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे उस विशाल आंखों वाले बंदर चूहे की परछाई भी नहीं दिख रही थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। ये तो बस गुगु गुगु। जब झांग यिंगलू कुछ कहने ही वाला था, तभी एक रोएदार प्राणी फोक्सवैगन के पीछे से निकलकर किनारे की ओर तेजी से कूद पड़ा। उसके 2 बड़े दांत झांग यिंगलू को काटने लगे, जो पूरी तरह से तैयार नहीं था। पोची, झांग यिंगलू एक बहुत ही दुबली पतली और कमजोर लड़की थी। स्तब्ध दस्ते के सामने विशाल आंखों वाले बंदर चूहे ने उसकी गर्दन फाड़ दी और उसका खून बस के किनारे लगे विज्ञापनों पर बहने लगा। ये दृश्य बहुत अचानक था। मिस्टर जू मुशेंग ने भी इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। वह झांग यिंगलू के ठीक बगल में खड़ा था और उसकी गर्दन से बहता खून उसके चेहरे पर फैल रहा था। बस में छुप जाओ, जल्दी करो। जैसे ही यह आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ, मो फैन ने सभी पर चिल्लाया। सभी लोग अपने दिवास्वप्न से जाग उठे और लड़खड़ाते हुए बस की ओर बढ़े। जू मुशेंग की प्रतिक्रिया काफी तेज मानी जा सकती थी। उसने झांग यिंगलू को घसीटते हुए बस में छलांग लगा दी। भयानक विशाल आंखों वाला बंदर चूहा अपना नरसंहार जारी रखने वाला था, लेकिन अपने शरीर के आकार के कारण बस के दरवाजे से टकरा गया। अन्य लोग भी कुछ हद तक घबरा गए थे। वे भी एक बस में छिप गए। जब जू झाओटिंग ने झांग यिंगलू को इस तरह मारा हुआ देखा, तो उसने क्रोध में बिजली की शक्ति का जाप करना शुरू कर दिया। मो फैन असल में अपने स्टार पाथ को भी लिंक करना चाहता था, लेकिन उसने जो बीस्ट सीकी पाउडर छिड़का था, वो असल में अलग अलग दिशाओं में तैर गया था, जिससे उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। सब लोग बस में चढ़ जाओ, यहाँ सिर्फ एक विशाल आंखों वाला बंदर चूहा नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है, मो फैन चिल्लाया। ये कहते ही मो फैन ने झोमिन को टोक दिया, जो जादू कर रही थी और उसे बस की ओर घसीट रही थी। बंदर, झांग यिंगलू की देखभाल करना बंद करो, वो तो मर चुकी है। जल्दी करो और उस विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को यहाँ से ले जाओ, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। मो फैन झांग शियाओहो की ओर चिल्लाते हुए दौड़ा। झांग शियाओहो को शांत स्वभाव का माना जा सकता है। उसने विशाल आंखों वाले वानर चूहे के हमले के दौरान ही अपना पवन पथ बना लिया था। झांग शियाओहो झांग यिंगलू को बचाने के लिए जाना चाहता था। दुर्भाग्य से उसे यह नहीं पता था कि एक जादुई जानवर के हमले के बाद ज्यादातर प्राथमिक जादूगर कुछ खास नहीं कर पाते। झांग जियाओहो की आंखें लाल होने लगी। उसने पलकें झपकाईं। वो लड़की जो उसकी ही क्लास में पढ़ती थी, यूं ही मर गई। ये भगवान भुलाया हुआ जादुई जानवर। पवन पथ, तेज कदम। झांग शियाओहो ने तुरंत विशाल आंखों वाले बंदर चूहे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसका मुंह खून से सना हुआ था। पवन पथ के दूसरे स्तर का उपयोग करते हुए झांग शियाओहो की आकृति बेतरतीब ढंग से खड़ी कारों के बीच से फुर्ती से गुजरी। जब भी विशाल आंखों वाला बंदर चूहा अपने पंजों से झांग शियाओहो की छाती चीरना चाहता, तो वह हमेशा झांग शियाओहो द्वारा छोड़ी गई हवा की धार से टकरा जाता। बंदर, सावधान, एक और है। मो फैन पहले ही बस के ऊपर चढ़ चुका था। एक नजर में उसने देखा कि भयंकर रोए वाला एक व्यक्ति बस स्टॉप के पास लगे विज्ञापन बोर्ड के पीछे छिप गया है। झांग शियाओहो तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जबकि भयंकर दांतों वाला एक बड़ा चूहा लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसे दूसरे विशाल आंखों वाले बंदर चूहे की स्थिति पर विचार करने का समय कैसे मिल सकता था? मो फैन ने अप्रत्याशित रूप से धूर्त विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को खोजने के लिए जानवर तलाशने वाले पाउडर का इस्तेमाल किया था। ये जादुई जानवर हमेशा से ऐसे माहौल में रहते आए थे जहां ताकतवर कमजोरों को खा जाते थे। उनके तरीके शहर में सुरक्षित रहने वाले इंसानों से कहीं ज्यादा क्रूर थे। जिन जादूगरों ने जानवरों का शिकार नहीं किया था, वे भी झांग यिंगलू की तरह मारे जाते थे। एक पवन जादूगर होने के बावजूद उसे यह नहीं पता था कि उसे हर समय अपनी पवन चाल चालू रखनी होगी। देखो, इसकी गर्दन खिंच रही है, झोमिन ने जल्दी से मो फैन से कहा, क्योंकि उसने सार्वजनिक परिवहन के विज्ञापन बोर्ड के पीछे विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को देखा था। जैसे ही मो फैन ने ये देखा, वो खुद को कोसने लगा। विशाल आंखों वाले बंदर चूहे की क्षमताएं सिर्फ काटने और खरोचने तक ही सीमित नहीं थी।
उसका सबसे भयानक हमला उसकी आंखों से निकलने वाली लाल लाल किरण थी। यह एक ऐसी भयावह शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति के शरीर को भेद सकती थी। इस समय विशाल आंखों वाले बंदर चूहे की निगाहें झांग शियाओहो पर टिकी हुई थी। चकाचौंध अंधा। जब मो फैन बेहद चिंतित हो रहा था तो जू मुशेंग चिल्लाया क्योंकि उसकी आवाज में विस्मयकारी शक्ति थी। अचानक विशाल आंखों वाले बंदर चूहे के सामने एक दूधिया सफेद प्रकाश का गोला उभरा, जो अपनी गर्दन को आगे बढ़ा रहा था और एक उज्ज्वल चमक उत्सर्जित कर रहा था। ये चमक बेहद तेज थी। विज्ञापन पर लगा रंग मानो रोशनी की गर्मी से पिघल रहा हो। बसों के अंदर बैठे छात्रों ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी वे उस तेज रोशनी की जलन महसूस कर पा रहे थे। विशाल आंखों वाले बंदर चूहे के सामने एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। वो प्रचंड रोशनी तलवार की धार जैसी थी। जब वो विशाल आंखों वाले बंदर चूहे की बड़ी हुई आंख में घुसी, आप देख सकते थे कि चूहे का कौनिया जलने लगा और यह उसकी पूरी आंख के गड्ढे में फैल गया। विशाल आंखों वाला बंदर चूहा, जो अपनी लाल लाल प्रकाश किरण का इस्तेमाल करने को तैयार था, रोशनी से अंधा हो गया। वह अपने आसपास की हर चीज से टकराते हुए दुख भरी आवाजें निकाल रहा था। इस समय झांग शियाओहो को आखिरकार एहसास हुआ कि बस स्टॉप के विज्ञापन बोर्ड के पास एक और विशाल आंखों वाला बंदर चूहा मौजूद है। उसने जल्दी से अपनी जगह बदली और उस राक्षस को झटक कर भगा दिया जो उसका पीछा कर रहा था, फिर सबके पास लौट आया। मिस्टर जू, धन्यवाद। झांग शियाओहो हौंफने लगा। इस चकाचौंध भरी रोशनी ने एक विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को अंधा कर दिया जो सबके लिए खतरा था। बाकी बचे चूहों की बात करें तो जब वे सभी अपने अपने स्टार पाथर्स को जोड़ लेंगे तो ये जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सबसे पहले कार्रवाई करने वाला मो फैन था। उसने अपना स्टार पाथ सबसे तेजी से पूरा किया था और उसके तीसरे स्तर के अग्नि जादू के कारण विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को छिपने का मौका ही नहीं मिला। एक आक्रोशित ज्वाला उस विशाल आंखों वाले बंदर चूहे के सामने बड़े जोर से फूट पड़ी जिसने झांग यंगलू को मार डाला था। बीप 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 बीप। जैसे ही यह फटा, कारों के कान फाड़ देने वाले अलार्म बजने लगे। मो फैन के फायर बर्स्ट रप्चर के नीचे कई कारों की खिड़कियां टूट गईं। विशाल आंखों वाला बंदर चूहा विस्फोट से उड़कर एक दूध चाय की दुकान के लोहे के रोल अप दरवाजे से टकरा गया। उसके शरीर के बाल जलकर राख हो गए थे, उसका मांस फट गया था और आप देख सकते थे कि खिड़कियों के टूटे हुए टुकड़े उसके मांस और मांसपेशियों में धंस गए थे। जू मुशेंग ने अपना सिर घुमाया और आग फेंकने वाले मो फैन को देखा जिसने विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को चोट पहुंचाई थी। उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य झलक रहा था। ये सचमुच अग्नि विस्फोट का तीसरा स्तर कहलाने का हकदार था। इसकी शक्ति के कारण एक जादुई जानवर को भी वापस उठने में मुश्किल हो रही थी। अगर इस मोहरा दस्ते के पास मो फैन जैसा शक्तिशाली शिष्य होता तो शायद वे पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। उस भयानक जानवर की मैं खाल उतार दूंगा। वांग सानपांग और झांग शियाओहो असाधारण रूप से क्रोधित दिखाई दिए। कुछ ही मिनट पहले उस जानवर ने उनकी सहपाठी को काट काट कर मार डाला था। बस कुछ ही दिनों में वो खूबसूरत जादू विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाती, लेकिन इस बदसूरत जानवर ने उसे मार डाला। ऐसे में भला कौन अपने दिल की गहराइयों से गुस्से को दबा पाएगा? मत जाओ, यह अभी मरा नहीं है। मो फैन ने तुरंत ऊंची आवाज में उन्हें डांटा। जैसे ही वांग सानपांग झांग येंगलू से बदला लेने जा रहा था, विशाल आंखों वाला बंदर चूहा, जो ऐसा लग रहा था मानो मरने वाला है, अचानक उछल पड़ा और उसके जानलेवा दांत वांग सानपांग की ओर झपटे। वांग सानपांग का रंग बदल गया और वो अवचेतन रूप से एक तरफ लुढ़क गया। तीखे दांत ने वांग सानपांग के कंधे का एक खूनी टुकड़ा काट डाला। ये देखकर सबकी सांसें थम सी गईं। जानवर, मर जा। जू झाओटिंग के क्रोध के तहत उसके शरीर के चारों ओर घूमते बिजली के निशान एक बिजली के कोड़े की तरह थे, क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से धूर्त विशाल आंखों वाले बंदर चूहे की ओर झपटे। बिजली का प्रहार मैड व्हिप की शक्ति को काफी क्रूर माना जा सकता है। इसने विशाल आंखों वाले बंदर चूहे को और भी विकृत कर दिया और उसके शरीर में बार बार दौड़ती बिजली की आंख ने उसे हिलने डुलने से रोक दिया। बस जमीन पर लेटकर दर्द से चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वांग सानपांग घबराहट में बस की ओर रेंगता हुआ वापस आया। उसके कंधे से खून बह रहा था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और डर से भर गया था। जू झाओटिंग, झाओमिन और झांग शुहुआ ने विशाल आंखों वाले बंदर चूहे पर जादू से बमबारी जारी रखी और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। इस बार विशाल आंखों वाला बंदर चूहा और ज्यादा मरा हुआ नहीं लग रहा था। हालांकि सबके चेहरों पर जरा भी राहत नहीं दिख रही थी। तो यह एक वास्तविक जादुई जानवर था। लोगों को मारने में उन्हें केवल 1 सेकंड लगता था। यहां तक कि थोड़ी सी लापरवाही भी जादूगर के जीवन को पाताल लोक में पहुंचा सकती थी।
यह अच्छा है कि आपने हमें याद दिलाया, वरना वांग सानपान का अंत झांग यिंगलू की तरह होता, जू झाओटिंग ने मो फैन से सदमे में कहा। जू मुशेंग ने बार बार सिर हिलाया। उसने भी नहीं सोचा था कि सबसे ताकतवर छात्रों से बनी उसकी मोहरा टुकड़ी में कोई जादुई जानवर से पहली ही मुठभेड़ में मर जाएगा और घायल हो जाएगा। मो फैन, लगता है तुम्हें जादुई जानवर के चरित्रों की गहरी समझ है। तुम दस्ते की कमान क्यों नहीं संभाल लेते? मैं और हेयू रक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। हेयू, इस तरह की स्थिति में ऐसी बातें कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देखा है कि झांग यिंगलू कैसे मारा गया। ये समय जमीन पर बैठकर कांपने और मारे गए लोगों के लिए रोने का नहीं है। खैर, जब अगला जादुई जानवर हम पर हमला करे, तो क्या तुम अपना जल रक्षा मंत्र इस्तेमाल कर सकते हो? वरना हम में से बाकी 9 लोग सुरक्षा आश्रय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, और हमारे पीछे चल रहे लगभग 4000 लोग भी अब अपनी दिशा खो देंगे। जू मुशेंग हेयू के पास गया, जो इतनी डरी हुई थी कि जब वह धीरे और ईमानदारी से बोल रहा था, तो उसकी चेतना भटक गई। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे सच में माफ करना। मैं स्टार पाथ पूरा नहीं कर पा रही हूँ। हेयू का चेहरा आंसुओं से भर गया। वो सचमुच डरी हुई थी। उसे डर था कि उसका भी हाल झांग यिंगलू जैसा हो जाएगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अगर तुम जल अवरोधक लगाने में सक्षम हो, तो इसका मतलब है कि तुम हमारी जान बचा सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकते हो, जू मुशेंग ने कहा। मो फैन ने हेयू की ओर देखा, जो रोते हुए भावनाओं से घुट रही थी। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ के भी एक जल जादूगर थी। उसने जल अवरोध के दूसरे स्तर को भी पकड़ लिया था। हालांकि जादुई जानवर का सामना करते समय हेयू एक सामान्य लड़की से अलग नहीं थी और जादू नहीं कर पा रही थी। अगर दस्ते के बाकी लोग भी ऐसे ही होते, तो अगली बार जादुई जानवरों से भिड़ने पर और भी लोग मरते। इस समय मो फैन को यह नहीं पता था कि कितने लोग अपनी जान गंवा देंगे। वो केवल खुद को इस सड़क पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता था। चूंकि मिस्टर जू चाहते हैं कि मैं इस दस्ते का नेतृत्व करूं, तो मुझे उम्मीद है कि सभी मेरी बात ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि हम आसानी से सेफ्टी शेल्टर्स तक न पहुंच पाएं, लेकिन कम से कम हम बेवजह होने वाली मौतों को तो रोक ही पाएंगे। वेनगार्ड दस्ते से बात करते हुए मो फैन मानो अपनी हिम्मत हार बैठा था। इस मोहरा दस्ते ने जादुई जानवरों को बहुत सरल समझा था। प्रैक्टिकल में जो था वह तो बस अभ्यास था। स्पिरिट वुल्फ के उन्मत्त होने से पहले उसका छात्रों को मारने का कोई इरादा नहीं था। असली जादुई जानवर तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते। वे इंसानों को मारने के लिए कोई भी तरीका अपनाते थे, भले ही उन्हें पता हो कि वे मर जाएंगे। फिर भी वे अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके किसी और को अपने साथ घसीट लेते थे। जादुई जानवर ऐसे माहौल में रहते थे जहां वे एक दूसरे को मारते थे। वे दूसरों को मारने की तकनीकें अच्छी तरह समझते थे। मुख्यतः 2 प्रकार के जादुई जानवर जिनका हम सामना करेंगे: विशाल आंखों वाले वानर चूहे और एक आंखों वाले जादुई भेड़िए। विशाल आंखों वाले वानर चूहों से निपटना आसान माना जाता है, लेकिन डरावने वाले एक आंखों वाले जादुई भेड़िए होते हैं। उनकी क्रूरता और धूर्तता विशाल आंखों वाले वानर चूहों से कहीं ज्यादा है। अगर हमारा सामना 3 या उससे ज्यादा एक आंखों वाले जादुई भेड़ियों से हो जाए, तो बिना हिचकिचाए अलग हो जाएं और खुद ही भाग जाएं। अगर किस्मत हमारे साथ रही तो हम में से सिर्फ 3 ही मरेंगे। अगर हम नहीं भागे तो सब मर जाएंगे, मो फैन ने दृढ़ता और निर्णायकता से कहा। सच तो यह है कि अगर 2 एक आंख वाले जादुई भेड़िए एक साथ आ जाएं, तो इस मोहरा दस्ते के लिए जानलेवा झटका साबित हो सकता है। मो फैन बस अपने सहपाठियों को यह समझाना चाहता था कि जादुई जानवरों का खौफ कक्षाओं में बताए गए खौफ से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। ये अब कोई अभ्यास नहीं रहा, नहीं कोई व्यवहारिकता। ये तो जिंदगी और मौत की जंग है। जीतोगे तो जिंदा रहोगे, हारोगे तो मरोगे। जू झाओटिंग, वांग सानपांग, झोमिन, मुबाई, झाओ कुनसन, झांग शियाओहो, हेयू, झांग शुहुआ और जू मुशिंग सभी मो फैन को ध्यान से देख रहे थे। मो फैन ने उन्हें ये याद दिलाया था कि पहली बार में सभी को हताहत होने से बचाना है। वे ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, साथ ही मन सोच रहे थे, मो फैन, जो उनके जैसा ही हाई स्कूल का 3य वर्ष का छात्र है, बाकियों से इतना ज्यादा तेज क्यों है? मो फैन ने सबको आसान गलतियां बताई, बिल्कुल वैंग सानपान की मूर्खतापूर्ण हरकत की तरह। तुम्हें किसी भी मरे हुए जादुई जानवर के पास नहीं जाना चाहिए। वो अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लेगा। बंदर, रास्ता ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे सावधानी से करना, मो फैन ने झांग जियाओहो को चेतावनी दी। झांग शियाओहो ने बार बार सिर हिलाया, वो मो फैन की हर बात सुनेगा। मोबाई, अपना आइस स्प्रेड हर समय तैयार रखना।
याद रखना कि तुम्हारा आइस स्प्रेड अभी सबकी सुरक्षा के लिए है, तेज जादुई जानवरों को जमा देने का भरोसा मत रखना, मो फैन ने म्यूबाई से कहा। म्यूबाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंततः उसने उन शब्दों को निगल लिया। मो फैन के प्रति उसके मन में एक गहरा पूर्वाग्रह था। हालांकि अपनी जिंदगी समेत सभी की जिंदगी के सामने ये पूर्वाग्रह वाकई बहुत मामूली था। उसने सिर हिलाकर जाहिर किया कि उसे आइस स्प्रेड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये समझ आ गया है। मो फैन ने जब जल्दी से सबको सब कुछ समझा दिया तो वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल उसे खुद भी नहीं पता था कि वे इस 3 किलोमीटर लंबी मौत की सड़क से सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं। उसे बस यही उम्मीद थी कि सबकी किस्मत अच्छी हो और उनका सामना एक साथ 3 एक आंख वाले जादुई भेड़ियों से न हो। दस्ता आगे बढ़ता रहा। इस 1 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क पर उन्हें कोई और जादुई जानवर नहीं मिला। हालांकि उन्हें कुछ बुजुर्ग जरूर मिले जो समय रहते आवासीय भवनों के भीतर बने सुरक्षा शिविरों में नहीं पहुंच पाए थे। मोहरा दस्ता किसी भी नागरिक को ले जाने में असमर्थ था। जू मुशेंग केवल इन बूढ़े लोगों को यहां आने के बाद मुख्य समूह का अनुसरण करने के लिए कह सकता था, अन्यथा वे वास्तव में खतरे में पड़ जाते। लगभग हर सड़क जाम थी। कभी कभी वे कुछ लोगों को अपनी कारों को सुरक्षा शिविरों तक ले जाने की व्यर्थ कोशिश करते हुए देखते थे। अंततः उन्हें अपनी कार को बंद सड़कों पर ही छोड़कर पैदल चलना पड़ता था। सड़क पर लोगों को देखकर जू मुशेंग और झोमिन ने उन्हें पहले छिपने के लिए जगह खोजने और मुख्य समूह की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। मुख्य सड़क पार करने के बाद वे जल्दी से मिंग्युआन जिले में पहुंच गए। बो शहर में मिंग्युआन जिले को अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी का माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट वाली इमारतें हैं। पूरा जिला शहर के किसी छोटे से पार्क की तरह सजाया गया था। ये जगह काफी बड़ी थी। मिंग्युआन जिले के चारों ABCD जिलों से होकर गुजरने में लगभग 1 किलोमीटर का समय लगता था। कोई नहीं जानता था कि बड़ी संख्या में इमारतों में कितने लोग हैं जो अभी तक पीछे नहीं हटे हैं। उनका मानना था कि इन ऊंची इमारतों में रहने से वे सुरक्षित रहेंगे। मिंग्युआन जिले के चारों ओर की बाड़ें बेकार थीं। मो फैन देख सकता था कि उनमें से कुछ पहले ही टूट चुकी थीं। इसका मतलब था कि इस अपेक्षाकृत बड़े इलाके में जरूर कुछ जादुई जानवर थे। इस इलाके के पिछले दरवाजे से गुजरते ही सबकी नजर एक तालाब पर पड़ी। वहां एक सुरक्षा गार्ड की लाश तैर रही थी और तालाब का पानी भी गहरा लाल हो गया था। तेज बारिश धीमी पड़ने लगी थी, यानी इस शहर में खून के धब्बे साफ करना और भी मुश्किल होता जा रहा था। हर जगह खून के धब्बे देखकर वैनगार्ड स्क्वाड के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुमने सुना? इस इमारत में कुछ चिल्ला रहा है, झोमिन ने मो फैन से फुसफुसाते हुए कहा। मो फैन एक इमारत की ओर बढ़ा। शीशे के पार से उसे एक परछाई धुंधली सी दिखाई दी, जो इमारत की खिड़की से गुजरती हुई किसी इंसान की नहीं थी। चलो जल्दी करो और आगे बढ़ो। मो फैन ने आगे जांच नहीं की। झोमिन ने अपना सिर हिलाया। अब कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, उनका पथ प्रदर्शक झांग शियाओ हो, जो आगे का रास्ता खोज रहा था, जल्दी से वापस लौट आया। झांग शियाओ हो ने उनसे कहा, आगे 5 से अधिक विशाल आंखों वाले वानर चूहे हैं, हमें उनके चारों ओर से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरी सड़क का उपयोग करते हैं। मो फैन ने सहमति व्यक्त की और उसने झांग शियाओ हो के कंधों को थपथपाया ताकि ये दिखाया जा सके कि उसने अच्छा काम किया है। झांग शियाओ हो बस मुस्कुरा ही सका। अगर उसने खुद को इस तरह के माहौल में ढालने की कोशिश नहीं की तो वह टीम के लिए बोझ बन जाएगा। झांग शियाओ हो खुद भी घबराने लगा था। हालांकि मो फैन को अभी भी शांतचित्त प्रतिक्रिया देते देखकर उसने अवचेतन रूप से थोड़ा और साहस महसूस किया। 5 चूहों का चक्कर लगाने के बाद वे जिले के आधे हिस्से से गुजर चुके थे। ये पूरी प्रक्रिया खतरनाक तो लग सकती थी, लेकिन खतरनाक नहीं। वहां एक विशाल आंखों वाला बंदर चूहा स्विमिंग पूल के पास पानी पी रहा है। हम इसके चारों ओर जाएंगे। क्यों? हम इसे स्पष्ट रूप से मार सकते हैं और फिर सीधे इस जगह से गुजर सकते हैं। झांग शिहुआ हैरान था। तुच्छ लड़ाइयां मत लड़ो। इस समय हमारा मन रेगिस्तान के पानी से भी ज्यादा कीमती है। वे 9 लोग सुरक्षित रूप से मिंगुआन जिले से गुजर गए, ये देखते हुए कि उनके पीछे एक बड़ा समूह था। मो फैन ने भी एक ऐसा रास्ता चुना जो अपेक्षाकृत खुला और ज्यादा समझदारी भरा था, वरना वे भीड़भाड़ में फंस जाते और जादुई जानवरों के एक समूह के हमले का शिकार हो जाते, जो खतरनाक होता। अच्छा, 1 किलोमीटर और चलेंगे तो हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, जू मुशिंग ने कहा। मो फैन को दस्ते का नेतृत्व सौंपना एक समझदारी भरा फैसला था। यह आदमी शिक्षक से भी ज्यादा अनुभवी था।
उसने जानवरों की तलाश करने वाली धूल का इस्तेमाल करके जानवरों का पता लगाया, उन्हें भटकाया और बिना किसी नुकसान के उन्हें तुरंत मार गिराया ताकि वे मिंग्युआन जिले से गुजर सके। मिंग्युआन जिले में जादुई जानवरों की संख्या मुख्य सड़क पर मौजूद जानवरों से कहीं ज्यादा थी। सुरक्षित और स्वस्थ होकर गुजरना वाकई बहुत सौभाग्य की बात थी। सुरक्षा आश्रयों के बाहर जादुई जानवरों की संख्या और भी ज्यादा है। सभी लोग अपनी सतर्कता न छोड़ें, मो फैन ने सबको याद दिलाया। आखिरी 1 किलोमीटर एक बहुत ही सामान्य व्यावसायिक और सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र था। कोई स्पष्ट मुख्य सड़क नहीं थी, छोटी गलियां और सड़कें काफी जटिल थीं। इस तरह की जगह जादुई जानवरों से छिपने के लिए बहुत उपयुक्त थी। साथ ही जादुई जानवरों द्वारा घात लगाए जाने का खतरा भी बहुत था। 9 लोगों की चाल वास्तव में बहुत फुर्तीली थी, बड़े मुख्य समूह के विपरीत, जहां दिशा बदलने में भी बहुत प्रयास करना पड़ता था। ऐसा लगता है कि लड़ाई के बीच में अन्य जादूगर भी है, क्या हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए? झांग शियाओहो ने एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सभी से पूछा। वे इतने व्यस्त हैं कि हमारी बात नहीं सुन पा रहे। चलो चलते हैं, मो फैन ने जवाब दिया। जैसे ही झांग शियाओहो ऊंचे स्थान से नीचे कूदने ही वाला था, उसने अचानक एक बड़े खूंखार भेड़िए का सिर एक बंगले से धीरे धीरे बाहर निकलता देखा। उसके सिर पर कांटेदार दांत जैसी हड्डियां बहुत ही आकर्षक लग रही थीं। झांग शियाओहो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उस क्षण उसकी सांस लगभग रुक गई। हे भगवान, ये कम से कम 3 मंजिला ऊंचा बंगला है। भेड़िए का सिर अभी भी उससे थोड़ा ऊंचा है। उस प्राणी का शरीर कितना बड़ा है? क्या यह अभी भी आपका औसत जादुई जानवर है? झांग शियाओहो, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और नीचे आओ, वांग सानपांग ने उसे पुकारा। झांग शियाओहो का पूरा अस्तित्व हिल गया था। उसने धीरे से अपने शरीर को कोने में ले जाकर सबको शशिश का इशारा किया और उन्हें अविश्वसनीय निराशा से देखा। जब वांग सानपान कुछ कहने ही वाला था, मो फैन ने जल्दी से इस मोटे आदमी का मुंह ढक दिया। जू मुशिंग को भी कुछ एहसास हो गया था। उसने जल्दी से सभी को छिपने के लिए जगह ढूंढने का इशारा किया। 8 लोग जल्दी से दीवार के कोने में छिप गए। उनमें से किसी को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके चेहरे पर स्तब्धता और डर था। एक गहरी सांस बहुत दूर नहीं, एक स्थान से निकली और अचानक हवा की एक अराजक धारा जमीन पर घूमने लगी। डोंग डोंग, भारी कदमों से जमीन हिल रही थी। हर कदम के साथ उन्हें पूरी इमारत कांपती हुई साफ महसूस हो रही थी। दालान के कोने में छिपा झांग शियाओहो किसी कठपुतली की तरह खुद को नजरों से दूर रखे हुए था। उसकी ऊंचाई लगभग उस विशाल भेड़िए के सिर जितनी थी। उसे तो 3 आंखों वाला वो राक्षस भी अपनी ओर सूंघता हुआ महसूस हो रहा था। अरे, अगर यह चीज काट ले तो इस छोटे से कमरे में मौजूद सभी लोगों को खा जाएगी। गनीमत रही कि कूड़े की गंध ने सबकी गंध छिपा दी थी, वरना इस राक्षस के आकार को देखते हुए पंजा पड़ते ही तुरंत मौत हो जाती। डोंग डोंग डोंग, धीरे धीरे कदमों की कांपती आवाज दूर होती गई। स्तब्ध मोहरा दस्ते के चेहरों पर उभरे कठोर भाव आखिरकार ढीले पड़ गए। उनके दिल इतनी तेजी से धड़कने लगे कि वे अपनी गति को कम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो जीव कितनी दूर चला गया है। हर किसी के दिल में कुछ न कुछ डर बना हुआ था। वे अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे, आधा कदम भी चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कौन कौन मुझे बता सकता है कि वो क्या था? वांग सानपांग ने दूर के सिर की ओर देखते हुए कांपते होठों से पूछा। झांग शियाओहो लगभग कमजोर होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पिंडलियां हिलना बंद नहीं कर सकी। बहुत डरावना, इस दुनिया में इतना डरावना जीव कैसे हो सकता है? यह उन विशाल आंखों वाले बंदर चूहों और एक आंख वाले जादुई भेड़ियों से बिल्कुल अलग स्तर का था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। ऐसे शरीर वाले राक्षस को शायद उनका जादू भी घायल नहीं कर पाएगा। ये योद्धा श्रेणी का जादुई जानवर है। 3 आंखों वाला जादुई भेड़िया, जिसे हड्डियों वाला भयंकर भेड़िया भी कहा जाता है। इसकी 3 आंखें इसे 270 डिग्री का कोण प्रदान करती हैं। इसका शरीर स्टील जैसा मजबूत है। इसकी हड्डियां नुकीली और खुरदरी है। हमारे लिए ये बस एक दुस्वप्न स्तर का जादुई जानवर है, जू मुशिंग ने बेहद उदास स्वर में कहा। यह ऐसी चीज नहीं है जिससे हम निपट सके, शू झाओटिंग ने कहा। उनकी आवाज में निराशा की झलक थी। अगर कोई मध्यवर्ती जादूगर समय पर तैयार नहीं होता तो वह भी एक ही वार से मारा जाएगा। हमें मुख्य समूह को यह संदेश देना होगा कि यहाँ एक योद्धा श्रेणी का प्राणी है, वरना वो भारी नुकसान पहुंचाएगा, जू मुशिंग ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। मो फैन खुद को रोक नहीं सका और सिल्वर कॉमर्स टॉवर की ओर देखा, जो अब बारिश के बाद कोहरे से ढका हुआ था। योद्धा स्तर का अस्थि कांटा वाला भयंकर भेड़िया पहले से ही इस स्तर का डरावना था।
फिर कमांडर स्तर का डाकविंग भेड़िया जो टॉवर के गुंबद पर लेटा हुआ था, उसके बारे में क्या? एक जादूगर को ऐसे प्राणी से मुकाबला करने के लिए कितना शक्तिशाली होना चाहिए? उस जादुई जानवर के सामने हर कोई मूलतः वध के लिए प्रतीक्षारत भोजन था। भारी बारिश कुछ देर पहले रुक गई थी, लेकिन शहर में धुंध छाई हुई थी। सुरक्षा आश्रयों के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर खून से सनी सफेद वर्दी पहने और पसीने से तरबतर एक महिला जादूगर सड़क पर दौड़ती हुई आई। उसके पीछे 2 राक्षस थे जो काले बंदरों जैसे दिखते थे और जिनके शरीर असामान्य थे, और वे उसका क्रूरता से पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उस आकर्षक युवती को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पवन डिस्क बवंडर। वायुमंडलीय दबाव अचानक कम हो गया। आसपास के टूटे हुए मलबे अचानक हिलने और घूमने लगे। घूर्णन अधिकाधिक तीव्र होता गया और शीघ्र ही एक विशाल चक्रवात एक वायु ड्रैगन में परिवर्तित होता दिखाई देने लगा, जो आकाश की ओर बढ़ने लगा। किनारे खड़ी गाड़ियां धीरे धीरे जमीन से उठ रही थीं और स्ट्रीट लैंप भी अपने स्टैंड से उतारे जा रहे थे। जादूगर का पीछा कर रहे बेहद बदसूरत बंदर जैसे चेहरे वाले जानवर बेरहमी से हवा में खींचे जाने से पहले भयानक चीखें निकाल रहे थे। हवा की तेज घूमती धारा उन्हें घास की तरह तैरने पर मजबूर कर रही थी। बूम बूम बूम, गाड़ियां आपस में टकरा रही थीं, धातु के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। दोनों राक्षस हवा में ही धुंधले मांस के टुकड़ों में बदल गए और नीचे लाल लाल तरल पदार्थ की बारिश हो रही थी। एक दर्दनाक मौत। ये दृश्य देखकर लिन युक्सिन के चेहरे पर एक मुरझाई हुई मुस्कान आ गई। उसकी निगाहों में उत्सव का भाव था। वह ध्यान से उस दूसरे जादूगर को देख रही थी जो ठीक समय पर वहां आ गया था। श्री यांग, धन्यवाद, लिन युक्सिन ने उत्साह से कहा। अगर मैं इसे गलत नहीं देख रहा हूं, तो वे डार्क बीस्ट मॉन्स्टर्स होंगे जिनके बारे में ब्लैक वेटिकन को आदेश देना पसंद है, यांग जोहे ने गंभीर भाव से कहा। यह सही है, इस बार आपदा उनके कारण हुई थी, लिन युक्सिन ने निश्चितता के साथ कहा। मुझे भी यही अंदाजा था। बदकिस्मती से हमारे पास इस बोस सिटी को। हाय, यांग जोहे के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं। ये ब्लड अलर्ट वाकई अप्रत्याशित था। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कितने लोग पहले ही मर चुके थे। लिन युक्सिन ने उससे कहा, जब मैं भूमिगत पवित्र झरने की रक्षा कर रहा था, तब मुझ पर हमला हुआ था। उनका उद्देश्य भूमिगत पवित्र झरना ही प्रतीत होता है। हमें पहले से ही पता है, वे खास तौर पर चाहते थे कि मैं तुम्हें ढूंढूं ताकि मैं भूमिगत पवित्र झरने की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकूं। जहां तक भूमिगत पवित्र झरने की बात है, तो तुमने उसे उन्हें नहीं दिया, है ना? यांग जोहे ने कहा। लिन युक्सिन ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मुझे घेर लिया था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि भूमिगत पवित्र झरना मेरे शरीर पर नहीं है, तो वे गुस्से से भर गए और मुझे मार डालना चाहते थे। मैंने उनसे बचने के लिए बिखरे हुए एक आंख वाले जादुई भेड़ियों के एक समूह का इस्तेमाल किया। तुम बहुत चालाक हो। अगर ऐसा है, तो भूमिगत पवित्र झरना अब कहाँ है? यांग जोहे ने पूछना जारी रखा। मैंने इसे उस छात्र को दे दिया जो भूमिगत पवित्र झरने के अंदर साधना कर रहा था। मेरा मानना है कि इसे उसके पास रखना इसे खुद ले जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित था, लिन युक्सिन ने बताया। क्या आप मो फैन के बारे में बात कर रहे हैं? वो बच्चा जिसके पास जन्मजात दोहरी तत्व है? यांग जोहे ने आश्चर्यचकित नजर से पूछा।